कुछ पलों के बाद सब कुछ खत्म हो गया। दर्द जो था, दक्ष इतना समझदार था कि समझ गया कि क्या हो रहा था। वह धरती पर मर गया, एक नई दुनिया में आया और उस वर्तमान शरीर में चला गया जिसे वह ले जा रहा था। अब उसके पास यादों के दो सेट थे, एक पृथ्वी पर उसके मूल जीवन से और दूसरा उस व्यक्ति से जिसका शरीर वह ले रहा था। वह खड़ा हुआ और दीवार पर टंगे एक पुराने दिखने वाले दर्पण के सामने चला गया और निश्चित रूप से उसने जो देखा वह उस व्यक्ति की अपरिचित शक्ल थी जिससे उसे अपनी यादों का दूसरा सेट मिला था। उन यादों से उसे कुछ बुनियादी बातें समझ में आई। वह शुई किंगडम के नाम से मशहूर राज्य में रहता था जिसकी राजधानी ड्रैगन सिटी थी। जिस व्यक्ति पर उसने कब्जा किया उसका नाम भी दक्ष था और वह इस साल 12 साल का था। वह खुद भी इस बात से हैरान था कि वह कितना सुंदर दिखता है। उसके लंबे काले बाल, तराशा हुआ चेहरा, एक सुंदर नाक और एक सुंदर मुस्कान थी। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी वह थी सुंदर पीली आंखें। उसकी पुतलियां हल्के पीले रंग की थी। उसने धरती पर अनगिनत लोगों को नीली या भूरी आंखों के साथ देखा था, लेकिन उसने कभी भी चमकते सूरज के समान हल्के सुनहरे रंग की आयरिश नहीं देखी थी। कुछ मिनटों तक खुद की प्रशंसा करने के बाद वह वापस बिस्तर पर चला गया और वह सब कुछ सोचने लगा जो वह जानता था। दक्ष लन कबीले के नेता का पोता था। लन कबीला राजधानी शहर शई पर कब्जा करने वाली 3 प्रमुख शक्तियों में से एक था। अन्य 2 किन और गु कबीले थे। कहा जाता है कि इन तीनों कुलों के पास शुई के शाही कुल के बराबर ही शक्ति थी और दक्ष के दादा तेज प्रताप खुद शुई के सबसे शक्तिशाली साधकों में से एक थे। उनकी साधना सम्राट से थोड़ी ही कम थी। दक्ष के पिता महेंद्र प्रताप तेज प्रताप के दूसरे बच्चे थे और कहा जाता था कि महेंद्र प्रताप के सभी बच्चों में से उनमें सबसे ज्यादा प्रतिभा थी। 29 साल की छोटी सी उम्र में ही वह गोल्ड कोर के शिखर पर एक साधना आधार पर पहुंच चुके थे। हर कोई उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करता था और ये लगभग तय था कि वह अगले कबीले के नेता बनेंगे। लेकिन तभी त्रासदी घटित हुई। एक दिन उसकी हत्या कर दी गई। अफवाह फैली कि 3 हत्यारों ने महेंद्र प्रताप पर हमला किया। सभी का खेती का आधार उससे कहीं ज्यादा था। उसने जमकर लड़ाई की, एक हत्यारे को मार डाला और दूसरे को घायल कर दिया। लेकिन अफसोस, लड़ाई के दौरान उसकी मौत हो गई। तेज प्रताप क्रोधित हो गया और उसने अपराधी को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर जांच असफल रही। महेंद्र प्रताप का केवल एक ही बेटा था, दक्ष, जिसके पास अपने पिता से भी अधिक प्रतिभा थी और वह लोन कबीले को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। दक्ष को एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जो 10 लाख साल में सिर्फ एक बार प्रकट होता है। उसने 6 साल की उम्र में साधना शुरू की और सिर्फ 2 साल में ही शरीर को निखारने की चरम अवस्था को प्राप्त कर लिया। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे हासिल करने में आम लोगों को कम से कम 4 से 5 साल लग जाते। जिस दुनिया में वह पहुंचा वह साधना का अभ्यास करती हुई प्रतीत होती थी और हर क्षेत्र में साधना के 10 चरण थे। उसके बाद ही आप अगले क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। दक्ष पहले से ही शरीर शोधन क्षेत्र के शिखर पर था। वह अगले 6 महीनों में आत्मा स्थापना तक पहुंच जाता, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसा कि सभी ने सोचा था, क्योंकि वह भी हत्या का लक्ष्य बन गया। दक्ष की उम्र मात्र 8 साल थी जब उसने शरीर को निखारने की कला के शिखर को प्राप्त किया, जो 10वां चरण था। पूरे देश में वह शीर्ष पर था। उसकी प्रतिभा उसकी पीढ़ी के लोगों में बेजोड़ थी, यहाँ तक कि शाही परिवार के बच्चे भी उसके मुकाबले में नहीं थे। लेकिन फिर भी वह कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं हुआ और हमेशा कड़ी मेहनत करता रहा। उसकी मेहनत के पीछे प्रेरणा का सिर्फ एक स्रोत था। अपने पिता की मौत के बाद वह और मजबूत बनना चाहता था, इतना मजबूत कि उसकी माँ को उसकी चिंता न करनी पड़े। वह अपने पिता की मौत के पीछे के लोगों की पहचान उजागर करने और अपना बदला लेने की ताकत चाहता था। वह इतना मजबूत बनना चाहता था कि सभी की रक्षा कर सके, ताकि उसके परिवार के किसी भी सदस्य को कभी भी खतरा न हो, जैसा कि उसके पिता को हुआ था। बचपन से ही दक्ष को ताकत का महत्व पता था। वह लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करता रहा। हर बार जब वह कोई सफलता हासिल करता तो वह खुशी खुशी अपनी माँ के पास जाता और उसे सब कुछ बताता, बस उसके चेहरे पर गर्व और खुशी का भाव देखने के लिए। जब भी उसकी माँ उसकी प्रशंसा करती तो दक्ष को सहज महसूस होता। एक और चीज जो उसे पसंद थी वह थी पढ़ना। 8 साल की उम्र तक उसने अपने कबीले की हर किताब पढ़ ली थी। जब भी वह साधना नहीं कर रहा होता तो उसे हमेशा पढ़ते हुए देखा जा सकता था। उसी दिन पढ़ने के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय गया। राज्य के राष्ट्रीय पुस्तकालय में पूरे देश में पुस्तकों का सबसे व्यापक संग्रह होने का दावा किया जाता था। हालांकि लन कबीले के पास भी काफी व्यापक पुस्तकालय था, लेकिन यह मात्रा के बजाय गुणवत्ता के पहलू पर अधिक केंद्रित था। दूसरी ओर राष्ट्रीय पुस्तकालय मात्रा के मामले में योग्य था और इसमें कई दुर्लभ पुस्तकें भी थी जो अन्यत्र मिलना मुश्किल था। इस प्रकार वह अक्सर राष्ट्रीय पुस्तकालय जाता था। कुछ घंटे पढ़ने के बाद दक्ष चला जाता था। चूंकि वह लन कबीले का युवा गुरु था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसलिए उसने अपने लिए 2 रक्षकों की व्यवस्था की थी जो दोनों ही आत्मा स्थापना क्षेत्र के शिखर पर थे। वे कबीले के गुरु के आदेश के अनुसार दक्ष की रक्षा करने के लिए गुप्त रूप से उसका पीछा करेंगे। उस समय दक्ष अपने कबीले की सुनहरी गाड़ी में था। इस पर एक भव्य ड्रैगन प्रतीक था जो लन कबीले का प्रतिनिधित्व करता था। सामान्य डाकू उस गाड़ी के पास जाने का सपना भी नहीं देखते, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रतीक क्या दर्शाता है। लन कबीला देश
कि शीर शक्तियों में से एक था। सामान्य डाकू उनके किसी भी शिपमेंट को चुराने का सपना भी नहीं देखते। कबीले के किसी सदस्य को ले जा रही गाड़ी पर हमला करना तो दूर की बात है। दक्ष अपनी गाड़ी में था और लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब में पढ़ी गई बातों पर विचार कर रहा था। ये किताब महाद्वीप के मिथकों और कदंत का विवरण देती थी। गाड़ी अचानक रुक गई। गाड़ी के बाहर के क्षेत्र में केवल मृत सन्नाटा छा गया। उलझन में दक्ष ये पता लगाने के लिए गाड़ी से बाहर चला गया कि क्या हुआ था, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकला वह उस दृश्य को देखकर चौंक गया जो उसकी आंखों का सामना कर रहा था। उसका गाड़ीवान जमीन पर मृत पड़ा था और एक नकाबपोश आदमी गाड़ी के सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। भले ही वह शरीर शोधन क्षेत्र के शिखर पर था, फिर भी वह किसी अन्य व्यक्ति की साधना का न्याय नहीं कर सकता था। केवल आत्मा स्थापना क्षेत्र से शुरू करने वाले साधक ही दूसरे के साधना स्तर को देख सकते थे। शरीर शोधन के शिखर और आत्मा स्थापना क्षेत्र के बीच हमेशा एक बड़ा अंतर था, लेकिन फिर भी दक्ष को अभी भी पता था कि वह खतरे में था। उसके सामने वाला व्यक्ति निस्संदेह उससे अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि वह अपनी गाड़ी के सामने सुरक्षित था, जिसका मतलब था कि उसने बिना किसी प्रयास के अपने चालक और रक्षकों को मार डाला था। वह जानता था कि उसके रक्षक नकाबपोश हत्यारे के हाथों पहले ही मर चुके थे, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी वे उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आए। इसका एक ही संभावित उत्तर था, वे मर चुके थे। दक्ष सहज रूप से जानता था कि वह मुख्य लक्ष्य था। उसका ड्राइवर और रक्षक सिर्फ संपार्श्विक क्षति थे। यह उसे मारने के लिए एक जाल था और यह ऐसा था जिसमें उसके लिए भागने का कोई संभावित रास्ता नहीं था। दक्ष ने अपने हाथ पीछे छिपा लिए। उसकी मुट्ठी में एक लाल जग था जो आपातकालीन स्थिति के लिए था। उसने नकाबपोश आदमी का सामना करते हुए चुपके से उसे कुचल दिया। यह एक जग था जो उसके दादा ने उसके पिता की हत्या के बाद उसकी सुरक्षा के लिए उसे उपहार में दिया था। यह जग की एक अपेक्षाकृत महंगी जोड़ी का हिस्सा था, जिसमें से एक उसके दादा के हाथ में था, दूसरा उसके पास। जब एक जग को कुचला जाता तो दूसरा भी नष्ट हो जाता, जिससे दूसरे धारक को सतर्क कर दिया जाता। इसे उपहार में देते समय उनके दादा ने उनसे वादा लिया था कि वे इसे हमेशा अपने साथ रखेंगे और खतरे का जरा सा भी संकेत मिलने पर इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या तुम उस जग को कुचलने के बाद सुरक्षित महसूस करते हो? नकाबपोश आदमी ने मजाक किया। उसके सामने के दृश्य को देखकर उसकी आंखें खुशी से भर गई। तुम कौन हो? दक्ष ने पूछा। हालांकि वह जानता था कि यह एक बेवकूफी भरा सवाल था और वह आदमी शायद जवाब नहीं देगा, लेकिन उसे दुश्मन को रोकना था ताकि उसके दादाजी आकर उसे बचा सके। ये हथकंडे मुझ पर काम नहीं करेंगे बेटा, मैं उस जैद का उद्देश्य जानता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे दादाजी लगभग 5 मिनट में यहाँ जाएंगे, लेकिन बात यह है बेटा, ये समय मेरे लिए तुम्हें 100 बार मारने के लिए पर्याप्त है। नकाबपोश आदमी पागलों की तरह हंसा। इस नकाबपोश आदमी को न केवल इस जट के अस्तित्व के बारे में बल्कि इसके कार्य के बारे में भी कैसे पता चला? दक्ष ने सोचा। उसे यह जानकर झटका लगा कि उसकी एकमात्र बचाव कृपा का पता चल गया है। उसके दादाजी को उसके स्थान पर पहुंचने में कुछ समय लगेगा। यह वर्तमान में उसके जीवन का सबसे खतरनाक क्षण था। उसे किसी तरह एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जीवित रहना था जो संभवतः आत्मा प्रतिष्ठान से उच्चतर क्षेत्र में था। दूसरे शब्दों में उससे 2 पूर्ण क्षेत्र ऊपर। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? दक्ष ने सावधानी से पूछा। क्या मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत है बेटा? तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम मेरे जैसे किसी व्यक्ति के हाथों मर रहे हो। नकाबपोश आदमी ने किया। कम से कम मुझे अपना नाम तो बताओ। क्या तुम एक ऐसे व्यक्ति से डरे हुए हो जो जल्द ही मर जाएगा, या फिर तुम्हें भरोसा नहीं है कि तुम मुझे मार सकते हो? दक्ष ने मजाक किया। हाँ, मैं तुमसे डरता हूँ बेटा। क्या तुम मुझे हंसा कर मरवाना चाहते हो? नकाबपोश आदमी ने डांटते हुए कहा। बहुत हो गई बातें, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है बेटा। नकाबपोश आदमी ने दक्ष की ओर झपट्टा मारते हुए चिल्लाया। भले ही दक्ष हत्यारे से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा था, फिर भी वह उसकी हत्या की मंशा को महसूस कर सकता था। हत्यारे ने शायद पहले ही अनगिनत लोगों की हत्या कर दी थी, इसलिए उसकी हत्या की इतनी मजबूत मंशा थी। दक्ष लड़ने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास एकमात्र विकल्प तब तक जीवित रहना था जब तक उसके दादा उसकी मदद के लिए नहीं आ जाते। उसे बस कुछ और मिनट तक सहना था। हालांकि यह 5 मिनट एक छोटी अवधि की तरह लग रहे थे, लेकिन दक्ष को ऐसा लग रहा था जैसे यह अनंत काल था, खासकर तब जब उसका सामना एक कुलीन हत्यारे से हो रहा था जो उससे 2 पूरे क्षेत्र ऊपर था। दक्ष ने अपना एक हाथ जेब में डाला और एक ताबीज पकड़ा। ठीक इसी तरह 2 लोग एक दूसरे के आमने सामने थे। गोल्ड कोर दायरे के शुरुआती चरणों में एक नकाबपोश हत्यारा एक ऐसे लड़के के खिलाफ लड़ रहा था जो सिर्फ 8 साल से थोड़ा बड़ा था और जो बॉडी रिफाइनशिप के लिए एक लड़ाई शुरू होने वाली थी। उसका बचना इस लड़ाई के नतीजे पर निर्भर था। दक्ष की उम्र मात्र 8 साल थी जब उसने शरीर को निखारने की कला के शिखर को प्राप्त किया, जो 10वां चरण था। पूरे देश में वह शीर्ष पर था। उसकी प्रतिभा उसकी पीढ़ी के लोगों में बेजोड़ थी, यहाँ तक कि शाही परिवार के
बच्चे भी उसके मुकाबले में नहीं थे, लेकिन फिर भी वह कभी भी आत्मसंतुष्ट नहीं हुआ और हमेशा कड़ी मेहनत करता रहा। उसकी मेहनत के पीछे प्रेरणा का सिर्फ एक स्रोत था। अपने पिता की मौत के बाद वह और मजबूत बनना चाहता था, इतना मजबूत कि उसकी मां को उसकी चिंता ना करनी पड़े। वह अपने पिता की मौत के पीछे के लोगों की पहचान उजागर करने और अपना बदला लेने की ताकत चाहता था। वह इतना मजबूत बनना चाहता था कि सभी की रक्षा कर सके, ताकि उसके परिवार के किसी भी सदस्य को कभी भी खतरा ना हो, जैसा कि उसके पिता को हुआ था। बचपन से ही दक्ष को ताकत का महत्व पता था। वह लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करता रहा। हर बार जब वह कोई सफलता हासिल करता तो वह खुशी खुशी अपनी मां के पास जाता और उसे सब कुछ बताता, बस उसके चेहरे पर गर्व और खुशी का भाव देखने के लिए। जब भी उसकी मां उसकी प्रशंसा करती तो दक्ष को सहज महसूस होता। एक और चीज जो उसे पसंद थी वह थी पढ़ना। 8 साल की उम्र तक उसने अपने कबीले की हर किताब पढ़ ली थी। जब भी वह साधना नहीं कर रहा होता तो उसे हमेशा पढ़ते हुए देखा जा सकता था। उसी दिन वह पढ़ने के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय गया। राज्य के राष्ट्रीय पुस्तकालय में पूरे देश में पुस्तकों का सबसे व्यापक संग्रह होने का दावा किया जाता था। हालांकि लन कबीले के पास भी काफी व्यापक पुस्तकालय था, लेकिन यह मात्रा के बजाय गुणवत्ता के पहलू पर अधिक केंद्रित था। दूसरी ओर राष्ट्रीय पुस्तकालय मात्रा के मामले में योग्य था और इसमें कई दुर्लभ पुस्तकें भी थी जो अन्यत्र मिलना मुश्किल था। इस प्रकार वह अक्सर राष्ट्रीय पुस्तकालय जाता था। कुछ घंटे पढ़ने के बाद दक्ष चला जाता था। चूंकि वह लन कबीले का युवा गुरु था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसलिए उसने अपने लिए 2 रक्षकों की व्यवस्था की थी जो दोनों ही आत्मा स्थापना क्षेत्र के शिखर पर थे। वे कबीले के गुरु के आदेश के अनुसार दक्ष की रक्षा करने के लिए गुप्त रूप से उसका पीछा करेंगे। उस समय दक्ष अपने कबीले की सुनहरी गाड़ी में था, जिस पर एक भव्य ड्रैगन प्रतीक था जो लोन कबीले का प्रतिनिधित्व करता था। सामान्य डाकू उस गाड़ी के पास जाने का सपना भी नहीं देखते, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रतीक क्या दर्शाता है। लन कबीला देश की शीर्ष शक्तियों में से एक था। सामान्य डाकू उनके किसी भी शिपमेंट को चुराने का सपना भी नहीं देखते। कबीले के किसी सदस्य को ले जा रही गाड़ी पर हमला करना तो दूर की बात है। दक्ष अपनी गाड़ी में था और लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब में पढ़ी गई बातों पर विचार कर रहा था। ये किताब महाद्वीप के मिथकों और कदंत का विवरण देती थी। अचानक गाड़ी अनक रुक गई। गाड़ी के बाहर के क्षेत्र में केवल मृत सन्नाटा छा गया। उलझन में दक्ष ये पता लगाने के लिए गाड़ी से बाहर चला गया कि क्या हुआ था, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकला वह उस दृश्य को देखकर चौंक गया जो उसकी आंखों का सामना कर रहा था। उसका गाड़ीवान जमीन पर मृत पड़ा था और एक नकाबपोश आदमी गाड़ी के सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। भले ही वह शरीर शोधन क्षेत्र के शिखर पर था, फिर भी वह किसी अन्य व्यक्ति की साधना का न्याय नहीं कर सकता था। केवल आत्मा स्थापना क्षेत्र से शुरू करने वाले साधक ही दूसरे के साधना स्तर को देख सकते थे। शरीर शोधन के शिखर और आत्मा स्थापना क्षेत्र के बीच हमेशा एक बड़ा अंतर था, लेकिन फिर भी दक्ष को अभी भी पता था कि वह खतरे में था। उसके सामने वाला व्यक्ति निस्संदेह उससे अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि वह अपनी गाड़ी के सामने सुरक्षित था, जिसका मतलब था कि उसने बिना किसी प्रयास के अपने चालक और रक्षकों को मार डाला था। वह जानता था कि उसके रक्षक नकाबपोश हत्यारे के हाथों पहले ही मर चुके थे, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी वे उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं आए। इसका एक ही संभावित उत्तर था, वे मर चुके थे। दक्ष सहज रूप से जानता था कि वह मुख्य लक्ष्य था। उसका ड्राइवर और रक्षक सिर्फ संपस्विक क्षति थे। यह उसे मारने के लिए एक जाल था और यह ऐसा था जिसमें उसके लिए भागने का कोई संभावित रास्ता नहीं था। दक्ष ने अपने हाथ पीछे छिपा लिए। उसकी मुट्ठी में एक लाल जग था जो आपातकालीन स्थिति के लिए था। उसने नकाबपोश आदमी का सामना करते हुए चुपके से उसे कुचल दिया। यह एक जग था जो उसके दादा ने उसके पिता की हत्या के बाद उसकी सुरक्षा के लिए उसे उपहार में दिया था। यह जग की एक अपेक्षाकृत महंगी जोड़ी का हिस्सा था, जिसमें से एक उसके दादा के हाथ में था, दूसरा उसके पास। जब एक जग को कुचला जाता तो दूसरा भी नष्ट हो जाता, जिससे दूसरे धारक को सतर्क कर दिया जाता। इसे उपहार में देते समय उनके दादा ने उनसे वादा लिया था कि वे इसे हमेशा अपने साथ रखेंगे और खतरे का जरा सा भी संकेत मिलने पर इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या तुम उस जग को कुचलने के बाद सुरक्षित महसूस करते हो? नकाबपोश आदमी ने मजाक किया। उसके सामने के दृश्य को देखकर उसकी आंखें खुशी से भर गई। तुम कौन हो? दक्ष ने पूछा। हालांकि वह जानता था कि यह एक बेवकूफी भरा सवाल था और वह आदमी शायद जवाब नहीं देगा, लेकिन उसे दुश्मन को रोकना था ताकि उसके दादाजी आकर उसे बचा सके। ये हथकंडे मुझ पर काम नहीं करेंगे बेटा। मैं उस जग का उद्देश्य जानता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे दादाजी लगभग 5 मिनट में यहाँ आ जाएंगे, लेकिन बात यह है बेटा, ये समय मेरे लिए तुम्हें 100 बार मारने के लिए पर्याप्त है। नकाबपोश आदमी पागलों की तरह हंसा। इस नकाबपोश आदमी को न केवल इस जग के अस्तित्व के बारे में बल्कि इसके कार्य के बारे में भी कैसे पता चला? दक्ष ने सोचा। उससे यह जानकर झटका लगा कि उसकी एकमात्र बचाव कृपा का पता चल गया है। उसके दादाजी को उसके स्थान पर पहुंचने में कुछ समय लगेगा। यह वर्तमान में उसके जीवन का सबसे खतरनाक क्षण था। उसे किसी तरह एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जीवित रहना था जो संभवतः आत्म प्रतिष्ठान से उच्चतर क्षेत्र में था। दूसरे शब्दों में उससे 2 पूर्ण क्षेत्र ऊपर। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? दक्ष
ने सावधानी से पूछा, क्या मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत है बेटा? तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम मेरे जैसे किसी व्यक्ति के हाथों मर रहे हो। नकाबपोश आदमी ने व्यंग्य किया, कम से कम मुझे अपना नाम तो बताओ। क्या तुम एक ऐसे व्यक्ति से डरे हुए हो जो जल्द ही मर जाएगा, या फिर तुम्हें भरोसा नहीं है कि तुम मुझे मार सकते हो? दक्ष ने मजाक किया, हाँ हाँ हाँ, मैं तुमसे डरता हूँ बेटा, क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मरवाना चाहते हो? नकाबपोश आदमी ने डांटते हुए कहा, बहुत हो गई बातें, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है बेटा। नकाबपोश आदमी ने दक्ष की ओर झपट्टा मारते हुए चिल्लाया। भले ही दक्ष हत्यारे से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा था, फिर भी वह उसकी हत्या की मंशा को महसूस कर सकता था। हत्यारे ने शायद पहले ही अनगिनत लोगों की हत्या कर दी थी, इसलिए उसकी हत्या की इतनी मजबूत मंशा थी। दक्ष लड़ने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास एकमात्र विकल्प तब तक जीवित रहना था जब तक उसके दादा उसकी मदद के लिए नहीं आ जाते। उसे बस कुछ और मिनट तक सहना था। हालांकि यह 5 मिनट एक छोटी अवधि की तरह लग रहे थे, लेकिन दक्ष को ऐसा लग रहा था जैसे यह अनंत काल था, खासकर तब जब उसका सामना एक कुलीन हत्यारे से हो रहा था जो उससे 2 पूरे क्षेत्र ऊपर था। दक्ष ने अपना एक हाथ जेब में डाला और एक ताबीज पकड़ा। ठीक इसी तरह 2 लोग एक दूसरे के आमने सामने थे। गोल्ड कोर दायरे के शुरुआती चरणों में एक नकाबपोश हत्यारा एक ऐसे लड़के के खिलाफ लड़ रहा था जो सिर्फ 8 साल से थोड़ा बड़ा था और जो बॉडी रिफाइनशिव उसके जीवन के लिए एक लड़ाई शुरू होने वाली थी। उसका बचना इस लड़ाई के नतीजे पर निर्भर था। आखिरकार नकाबपोश आदमी ने अपना काम पूरा कर लिया। वह दक्ष की नजरों से ओझल हो गया। बिना समय बर्बाद किए दक्ष ने अपने हाथ में मौजूद ताबीज को कुचल दिया। इस दुनिया में दवा, खजाने, हथियार और ताबीज सभी को ग्रेड के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। सबसे कम ग्रेड नश्वर ग्रेड था, जिसके पर आत्मा, पृथ्वी, आकाश और बहुत कुछ आता था। दक्ष ने केवल आकाश ग्रेड और उससे ऊपर के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी भी इतने उच्च ग्रेड का कोई खजाना नहीं देखा था। पूरे शुई में कोई आकाश ग्रेड का खजाना नहीं था, यहाँ तक कि पास के एक राज्य में भी ऐसा ही मामला था। पूरे शुई में सबसे उच्च ग्रेड का खजाना केवल पृथ्वी ग्रेड का था। दक्ष ने जो ताबीज इस्तेमाल किया था वह एक मध्यम स्तर का स्पिरिट ग्रेड ताबीज था, जिसे दिव्य सुरक्षा तावीज कहा जाता था। यह इतना महंगा था कि आम लोग इसे खरीद भी नहीं सकते थे, केवल बड़े कबीले ही इसे खरीद सकते थे। इसका मुख्य लाभ यह था कि यह शुरुआती गोल्ड कोर दायरे के साधकों के हमलों को रोक सकता था। हालांकि बार बार हमलों के बाद इसे तोड़ा जा सकता था, फिर भी यह कुछ सुरक्षा प्रदान करता था। ये ताबीज एक और जीवन रक्षक खजाना था जो उसे उसके दादा ने उसकी सुरक्षा के लिए दिया था। इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन लॉन कबीले के लोग इसे खरीद सकते थे। दक्ष को बस यही उम्मीद थी कि उसके दादा उसकी ढाल टूटने से पहले उसे बचाने के लिए आएंगे। हत्यारे ने पूरी संभावना के साथ हमला करना जारी रखा, क्योंकि वह जानता था कि इसे तोड़ा जा सकता है। 2 मिनट तक लगातार हमले के बाद अंततः ढाल में दरारें दिखाई देने लगी। यह अधिक समय तक नहीं टिकेगा, दक्ष ने सोचा। मैं देखूंगा तुम वहां कितनी देर तक छिप सकते हो बच्चे, हत्यारे ने कहा। नकाबपोश आदमी अपने हाथों में चाकू लिए दक्ष के सामने खड़ा था। ये चाकू भी एक निम्न श्रेणी का आत्मा खजाना था, लेकिन ये दक्ष के मध्यम श्रेणी के आत्मा तावीज से अभी भी कमजोर था। दक्ष अब हवा में क्यों महसूस कर सकता था, बेचैन हो रहा था। आसमान को चीर देने वाला वार। नकाबपोश आदमी ने अपनी मार्शल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अड़ लगाए, इससे पहले कि दक्ष खुद को तैयार कर पाता। एक अंधा करने वाला चाकू वार उसकी ओर आया। हालांकि यह कौशल एक मजबूत साधक की नज़र में बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन दक्ष के दृष्टिकोण से यह एक ऐसा कौशल लग रहा था जो आकाश को हिला सकता था, सूर्य और चंद्रमा को नष्ट कर सकता था। जैसे ही इस हमले ने उसकी बाधा को छुआ, बाधा टूटे हुए कांच की तरह टूट गई। हालांकि यह हमला मजबूत था, दक्ष जानता था कि उसकी ढल कम से कम इस तरह के एक हमले से टूट सकती थी, लेकिन चूंकि यह पहले से ही इतने हमले के बाद टूट चुकी थी, इसलिए ये तुरंत टूट गई। फ्लैश स्टेप्स। दक्ष ने अपनी चाल कौशल का इस्तेमाल किया और हमले को चकमा दिया, लेकिन चूंकि हमला बहुत तेज था इसलिए यह अभी भी कंधे को काटने में सक्षम था। कट से रक्त बहने लगा। यद्यपि ये लोग कबीले का आंदोलन कौशल था जिसका दक्ष ने शुरू से ही अभ्यास किया था और इसमें उसे काफी सफलता भी मिली थी, फिर भी यह इतना तेज नहीं था कि अंततः उसे गोल्ड कोरियम साधक के हमले से बचा सके। दक्ष घायल होने के बाद दर्द से कराह उठा। उसके कंधे से लगातार रक्त बह रहा था। दक्ष जानता था कि अगर वह बॉडी रिफाइनिशिव नहीं होता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि उसका पूरा कंधा काट दिया जाता। दक्ष ने हत्यारे को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह वहां नहीं था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन हत्यारे को नहीं ढूंढ पाया। उसे लगा कि किसी की नजर उस पर टिकी हुई है, जैसे कोई जहरीला सांप अपने शिकार को देख रहा हो। खेल का समय खत्म हो गया बच्चे, पीछे से किसी ने कहा। वह पलटा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता एक बड़े हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन न कुछ नहीं कर सका। उस नकाबपोश आदमी ने उसे बार बार जमीन पर पटक दिया। दक्ष को
ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की हर हड्डी टूट गई हो, उसके चारों तरफ रक्त बह रहा था। अब जाने का समय हो गया है, वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा। नकाबपोश आदमी ने दक्ष को हवा में उछालने से पहले कहा। इससे पहले कि दक्ष जमीन पर गिर पाता एक आवाज आई। ये हत्यारे की आवाज थी, दहाती बाघ की मुट्ठी। एक मुट्ठी दक्ष की सीना पर लगी जिससे वह एक टूटी हुई पतंग की तरह उड़ गया, जो एक के बाद एक पेड़ों से टकराती हुई आखिरकार जमीन पर गिर गई। उसकी नब्ज और सांसें रुक गई थी। हत्यारे ने मुस्कुराने से पहले अपने शरीर की जांच की। मिशन पूरा हुआ, हत्यारे ने बड़बड़ा हुए कहा, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। उससे लगा कि हत्या की सुनामी उसकी ओर आ रही है। हत्यारे ने दक्षिण की ओर देखते हुए सोचा, लगता है वह कुछ ही सेकंड में यहाँ आ जाएगा। बिना समय बर्बाद किए वह वहां से गायब हो गया। करीब 10 सेकंड बाद कोई और उस जगह पर पहुंचा, एक बूढ़ा आदमी। उसके सिर पर सफेद बाल और लंबी चमकदार सफेद दाढ़ी थी। उसने ड्रैगन के साथ एक चमकदार लबादा पहना हुआ था। वह लॉन कबीले का कुलपति और दक्ष का दादा तेज प्रताप था। हालांकि वह बूढ़ा दिख रहा था, लेकिन वह जीव शक्ति और ताकत से भरा हुआ था। उसने इधर उधर देखा और जल्द ही दक्ष का नजारा देखा। वह तुरंत उसके बगल में आ गया। उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसकी जांच की, लेकिन उसे कोई दिल की धड़कन महसूस नहीं हुई। वह डर गया। अगर कोई और वहां होता तो वह राज्य के सबसे ताकतवर लोगों में से एक को ऐसे हाव भाव के साथ देखकर चौंक जाता, लेकिन वह किसी दुश्मन से नहीं डरा था। वह दक्ष की सुरक्षा के लिए डरा हुआ था। हालांकि मैं तुम्हारे पिता को नहीं बचा सका, लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगा दक्ष। तुम जीने और इस दुनिया को और अधिक देखने के लायक हो, बूढ़े आदमी ने दक्ष को देखते हुए कहा। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक साधारण सा दिखने वाला डिब्बा निकाला और उसे खोला। अचानक वातावरण में बहुत ज्यादा ख्यूई फैल गई। उस डिब्बे के अंदर एक पुरानी दिखने वाली गोली थी जिस पर कुछ अजीबोगरीब पैटर्न बने हुए थे। उसने तुरंत उसे बाहर निकाला और दक्ष के मुंह में डाल दिया। मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि यह गोली उतनी ही चमत्कारी होगी जितना उस व्यक्ति ने बताया था, तेज प्रताप ने खुद से कहा। ये गोली कुछ ऐसी थी जो तेज प्रताप को एक रहस्यमय साधक की जान बचाने के बाद मिली थी। उस रहस्यमय साधक का पीछा लोगों का एक समूह कर रहा था और वह बुरी तरह घायल था। उस समय तेज प्रताप वहां से गुजर रहा था और जब उसने ये देखा तो उसने मदद करने का फैसला किया। वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसका पीछा करने वाले सभी लोग गोल्ड कोर क्षेत्र से ऊपर थे और उससे थोड़े ही कमजोर थे। वे शायद शुई साम्राज्य से नहीं थे, लेकिन फिर भी चूंकि वह ज्यादा ताकतवर था, उसने उन सभी को आसानी से मार डाला और उस व्यक्ति को बचा लिया। वह व्यक्ति बहुत आभारी था और उसने उसे धन्यवाद के रूप में ये गोली दी। उसने कहा कि इस गोली को जीवन देने वाली गोली कहा जाता है। तेज प्रताप ने इस गोली के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन विवरण ने उसे चौंका दिया। उस रहस्यमय साधक ने कहा कि यह गोली ज्यादातर चोटों को ठीक कर सकती है और यहां तक कि एक मृत व्यक्ति को भी पुनर्जीवित कर सकती है अगर वह व्यक्ति 2 मिनट से ज्यादा समय से मरा ना हो और अगर उसका कोई महत्वपूर्ण अंग जैसे सिर काटा ना गया हो। तेज प्रताप उत्सुकता से सांस लेकर प्रभाव के होने का इंतजार कर रहा था और आखिरकार ऐसा ही हुआ। वह नंगी आंखों से घावों को ठीक होते हुए देख सकता था। दक्ष की सांस भी वापस आ गई। उसका दिल फिर से धड़कने लगा। लांगरेन अब बहुत खुश था। अंततः दक्ष ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अब सब ठीक है दक्ष, दादाजी अब किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने देंगे। चलो अब घर चलते हैं, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तेज प्रताप अपने दक्ष की ओर मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसे निराशा हुई, उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने दक्ष की तरफ देखा और पाया कि वह भी उसकी तरफ देख रहा है, लेकिन उसकी बेजान आंखों में कोई ध्यान नहीं था और उसका चेहरा भावही था। वह बस वही निडल होकर लेटा हुआ था। दक्ष, क्या तुम ठीक हो? कुछ बोलो, तेज प्रताप ने कोमल स्वर में कहा। दुर्भाग्य से उसे दक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसने केवल एक जोड़ी बेजान आंखें देखी जो उसे घूर रही थी। ठीक है चलो घर चलते हैं, तुम शायद थक गए हो, तुम्हें थोड़ा आराम चाहिए। इतना कहकर तेज प्रताप दक्ष को अपनी बाहों में उठाकर लॉन्ग मैनर की ओर उड़ गया। तेज प्रताप ने दक्ष को अपनी बाहों में लेकर हवेली में प्रवेश किया और सीधे दक्ष के आंगन में चला गया। उसका आंगन सुंदर और विशाल था, जिसकी उम्मीद की जा सकती थी क्योंकि वह लन कबीले के प्रतिभाशाली युवा स्वामी का निवास था। बाहर एक सुंदर बगीचा था, उसमें कई तरह के रंग बिरंगे फूल थे। दक्ष जब भी अपने कमरे से बाहर निकलता तो उन्हें देखना पसंद करता था। बगीचे की देखभाल के लिए कई योग्य नौकरों को नियुक्त किया गया था और वे अपना काम पूरी लगन से करते थे क्योंकि वे जानते थे कि उनके युवा मालिक को ये बगीचा कितना पसंद है। ससुर जी, दक्ष को क्या हुआ? आप उसे ऐसे क्यों उठा रहे हैं? जैसे ही तेज प्रताप आंगन में दाखिल हुआ, पल्लवी की चिंतित आवाज आई। वह दक्ष की माँ और तेज प्रताप की बहू थी। उसकी एक और पहचान थी, वह सिमा कबीले से थी। इसके अलावा वह सिमा कबीले के नेता की बेटी थी जिससे वह उच्च पद पर थी। हालांकि उसका कबीला 3 सुपर कबीलों लोंगबू और किन जितना मजबूत नहीं था, फिर भी ये देश के शीर्ष 5 सबसे
प्रभावशाली कबीलों में से एक था जी। किसी ने उस पर हमला किया था, उसकी हत्या का प्रयास किया गया था। भगवान का शुक्र है कि वह अभी भी जीवित है, तेज प्रताप ने चिंतित स्वर में कहा। जी उसकी ओर दौड़ी और दक्ष के कमजोर लंगड़े शरीर को उसके दादा की बाहों से अपने हाथों में ले लिया। दक्ष, क्या तुम ठीक हो? मुझसे कुछ कहो, देखो इसकी माँ है, कृपया कुछ कहो। जी की आंखों से आंसू की बूंदें टपक रही थी जब वह अपने बेटे को देख रही थी। वह उससे बात करती रही, उससे बोलने के लिए मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। पहले उसे आराम करने दो, उसे इसकी जरूरत है, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगी, तेज प्रताप ने कहा। तभी पल्लवी प्रताप को होश आया। वह दक्ष को घर में ले गई, उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसे आराम करने के लिए एक सुनहरा कंबल ओढ़ा दिया। कुछ देर तक अपने बेटे को देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू थे। वह बाहर आ गई, वह सीधे वहां गई जहां तेज प्रताप खड़ा था। दक्षिण के साथ ये किसने किया? उसने दुख भरी आवाज में पूछा। दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता कि वह कौन था, अन्यथा मैं उनसे संबंधित सभी लोगों और हर चीज को नष्ट कर देता और उन्हें यह इच्छा करने पर मजबूर कर देता कि वे इस ग्रह पर कभी पैदा ही ना हुए होते। तेज प्रताप ने दक्ष के कमरे की दिशा में देखते हुए कहा। फिर उसने विस्तार से सब कुछ बताया, कैसे उसे पता था कि दक्ष खतरे में है, जब वो वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा और कैसे उसने दक्ष को बचाया। पल्लवी प्रताप को ये जानकर झटका लगा कि उसका बच्चा कुछ पलों के लिए मर चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे क्योंकि वह सोच रही थी कि पिछले कुछ घंटों में उसके बेटे ने क्या क्या झेला होगा। तेज प्रताप ने पहले ही किसी को शाही चिकित्सक को अपनी मोहर के साथ बुलाने के लिए भेज दिया था। उसने जिस चिकित्सक को आमंत्रित किया था वह सभी देशों में सबसे अच्छा चिकित्सक था। वह ज्यादातर शाही परिवार और 3 सुपर कुलों के सदस्यों का इलाज करता था। उसे फिजिशियन झाक कहा जाता था। चिकित्सक के आने के बाद वह दक्ष की जांच करने गया। एक लंबी और गहन जांच के बाद वह बाहर आया और कहा, मुझे नहीं लगता कि दक्ष को कुछ भी परेशानी है, कुछ मामूली फट के अलावा उसका शरीर काफी स्वस्थ है। चिकित्सक झाक एक क्षण के लिए रुके और फिर आगे बोले, मुझे यकीन नहीं है कि यह कैसे या क्यों हुआ, लेकिन दक्ष ने अपनी बुद्धि खो दी है और वह मंदबुद्धि हो गया है। उसे जल्दी से एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कहा था और उसने जल्दी से खुद को सही किया। मेरा मतलब है वह धीमा हो गया है, वह ये नहीं समझ पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। ये वैसा ही है जैसे जब आप किसी 2 साल के बच्चे से जटिल मामलों पर बात करने की कोशिश करते हैं तो आपको कोई जवाब नहीं मिलता। क्या कोई समाधान है? तेज प्रताप ने भारी स्वर में पूछा। मुझे यकीन नहीं है कि क्या काम करेगा। शायद वह कुछ दिनों के आराम के बाद ठीक हो जाएगा या शायद वह कभी ठीक ही ना हो। कुछ भी हो सकता है और मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी है, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा कि वह जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर ने कहा, मुझे अब जाना चाहिए, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, तेज प्रताप ने भारी मन से कहा और चिकित्सक झांक को बाहर ले गया। अल्पविराम 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 राम अल्पविराम 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 अल्पविराम। दक्ष ने जब इन यादों को इकट्ठा किया तो उसे यह सोचकर दुख भी हुआ कि 8 साल के बच्चे को क्या क्या सहना पड़ा। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात से हुआ कि दक्ष की बुद्धि चली गई और वह सुस्त हो गया और यह भी नहीं भूलना चाहा कि उसके अपने कबीले के लोगों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। उसके चचेरे भाई लगातार उसे परेशान करते थे। उसके चचेरे भाई उसकी प्रतिभा से केवल ईर्ष्या कर सकते थे, लेकिन उसकी ताकत और पहले की स्थिति के कारण वे उस पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते थे। लेकिन अब जब उसने सब कुछ खो दिया था तो वे आखिरकार अपने दिल की इच्छा के अनुसार ऐसा कर सकते थे। वे उसे खेलने के बहाने बाहर ले जाते और उसे धमकाते, वे उसे हाथों और घुटनों के बल पर बिठाते और उसे टेबल की तरह इस्तेमाल करते। कभी कभी तो उसे पीछे से लात मारकर गिरा देते और चोटिल कर देते, लेकिन जब भी उनसे चोटों के बारे में पूछा जाता तो वे बहाने बनाते कि वह घर आते समय गिर गया था। वह कुछ नहीं करता क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि उसे वास्तव में धमकाया जा रहा है। जब कोई उनकी निगरानी करने के लिए नहीं होता तो नौकर भी उसे सम्मान देना बंद कर देते थे। वे उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे मानो वे मालिक हो, न कि इसके विपरीत। इस तरह 4 साल बीत गए। तब तक वह 12 साल का हो चुका था और उसकी साधना अभी भी शरीर शोधन क्षेत्र के शिखर पर स्थिर थी। लेकिन अब यह इतना खास नहीं था क्योंकि वह अब अपनी पीढ़ी में सबसे मजबूत नहीं था। उसके कई साथी 12 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते शरीर शोधन क्षेत्र के 10वें चरण तक पहुंच गए थे। यहाँ तक कि उनके कबीले में भी उनमें से 5 थे। कुछ ऐसे भी थे जो पहले से ही बॉडी रिफाइनशिप पीढ़ी में सबसे मजबूत। उनके सबसे बड़े चाचा का बेटा था, वह इस साल केवल 13 वर्ष का था और पहले से ही स्पिरिट रिफाइनशिप की ड्रैगन हमेशा भेड़ियों से बेहतर होता है, चाहे वह कितना भी घायल क्यों ना हो। मुझे कुछ दिनों तक स्थिति का आकलन करना चाहिए, उसके बाद ही मैं सबको बताऊंगा कि मैं ठीक हो गया हूं। दोस्तों और दुश्मनों से मिलना है। दक्ष ने मुस्कुराते हुए बिस्तर से उतरते हुए इस नई दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो गया। बिस्तर से उठने के बाद दक्ष अपनी अलमारी की ओर चला गया। अंदर कई शानदार कपड़े थे जिनमें खास मौकों के लिए अलग अलग
डिजाइन थे दक्ष ने पहनने के लिए उनमें से कुछ कपड़ चुने। कपड़े पहनते समय उसने एक सुनहरा लबादा पहनने का फैसला किया, ठीक वैसा ही जैसा तेज प्रताप अक्सर पहनता है, जिस पर ड्रैगन की कढ़ाई की गई थी। खुद को तैयार करने के बाद दक्ष ने खुद को आईने में देखा। उसे मानना पड़ा कि वह वाकई किसी साम्राज्य के राजकुमार जैसा दिख रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि दूसरे लोग इतने ईर्ष्यालु थे। अगर मैं अपने पिछले जन्म में इतना सुंदर होता जितना कि मैं अभी हूँ तो मेरा जीवन कितना अद्भुत होता, दक्ष ने हंसते हुए सोचा। उसके लंबे बाल और पतले इब्स थे, उसकी पुतलियां सुनहरी थी और उसकी मुस्कान बहुत सुंदर थी। उसके आलीशान लेकिन सीधे सादे कपड़े और उसकी सुंदर शक्ल सूरत ने उसे भी मंत्रमुग्ध कर दिया। काफी देर तक अपने रूप की प्रशंसा करने के बाद दक्ष ने फैसला किया कि अब बाहर जाने का समय आ गया है। उसने दरवाजा खोला और अपना पहला कदम बाहर रखा। उसे ताजी हवा का झोंका मिला। बाहर उसने एक बड़ा और सुंदर बगीचा देखा। यह उसका बगीचा था और यह अभी भी बहुत सुंदर लग रहा था। यद्यपि नौकर अब दक्ष का सम्मान नहीं करते थे, फिर भी वे उसके लिए बगीचे की पूरी देखभाल करते थे, क्योंकि यह वह स्थान था जहां दक्ष की मां अक्सर जब भी दक्ष के कमरे में जाती थी वहां से गुजरती थी। वे दक्ष के साथ मनचाहा व्यवहार कर सकते थे जब कोई आसपास ना हो, क्योंकि वह कुछ भी समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसकी मां या परिवार के अन्य सदस्यों को इस बारे में पता चल जाता तो यह अलग बात होती। इसलिए उन्हें दूसरों के सामने अपने युवा मालिक की देखभाल करते समय सम्मानजनक रवैया बनाए रखना पड़ता था। दक्ष बगीचे में टहलते हुए दृश्यों और ताजे फूलों की खुशबू का आनंद ले रहा था। तभी उसने अचानक किसी को हंसते हुए कहते सुना, हा, वह छोटा डिम्बो अपनी बेवकूफ शाम की सैर पर वापस जा रहा है। वैसे भी हम इस बेवकूफ के बगीचे की देखभाल क्यों कर रहे हैं? दक्ष ने आवाज का सामना किया और देखा कि यह बगीचे में काम करने वाला एक नौकर था। उसने शायद ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह नहीं जानता कि मैं दक्ष नहीं हूं और मैं उसे समझ सकता हूं। दक्ष ने सोचा, जो भी हो मैं इसे कुछ समय और जारी रहने दूंगा। मुझे अभी भी देखना है कि लोगों का मेरे प्रति रवैया क्या है, तभी मैं ये तय कर पाऊंगा कि भविष्य में उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। दक्ष ने सोचा और वह बगीचे से आगे बढ़ता रहा। वह अपनी माँ के आंगन के पास चला गया, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता दरवाजा खुल गया और एक खूबसूरत महिला बाहर आई। उसके लंबे चमकदार काले बाल, काली आंखें और एक बेहतरीन फिगर थी। वह दक्ष की मां पल्लवी थी। हालांकि वह जानता था कि उसकी मां शायद 40 से कुछ साल छोटी थी, लेकिन वह उसके चेहरे से यह नहीं बता सकता था। वह 25 से 1 साल भी बड़ी नहीं लगती थी। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि वह भी खेती करती थी। क्योंकि महिला साधक अपने साधना आधार को जितना ऊंचा रखती थी वे खुद को लंबे समय तक जवान बनाए रख सकती थी। तुम कहाँ जा रहे हो दक्ष? क्या तुम खेलने के लिए बाहर जा रहे हो? जबकि दक्ष अपनी मां के रूप के बारे में सोचते हुए विचारों में खोया हुआ था, उसने अचानक उससे कोमल स्वर में पूछा। दक्ष ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहे। क्या उसे सवाल को अनदेखा करते हुए चलते रहना चाहिए या बात करनी चाहिए? क्या होगा अगर उसे पता चल जाए कि मैं अब मानसिक रूप से बीमार नहीं हूँ, या इससे भी बदतर कि मैं उसका बेटा नहीं हूँ? उसने सोचा। अंत में दक्ष ने कुछ भी ना कहने का फैसला किया। जब उसे धमाकेदार प्रदर्शन करके कबीले को चौंकाने का समय आएगा तो उसकी माँ को अपने आप पता चल जाएगा कि वह वापस आ गया है। फिर वह उसके करीब चली गई। जब वह उसके सामने पहुंची तो वह घुटनों के बल बैठ गई और अपना हाथ उसके गालों पर रखकर धीरे से बोली, तुम बहुत शानदार लग रही हो दक्ष, एक स्वर्गीय राजकुमार की तरह बहुत भाग्यशाली लड़की है। ठीक है अब जाओ, माँ अब तुम्हारा खेलने का समय नहीं छीनेगी। उसने उसके गालों को ते हुए कहा। दक्ष पीछे मुड़ा और चला गया। मुझे आश्चर्य है कि वह लिंग कौन है जिसके बारे में उसने बात की थी। मुझे किसी भी याद में उस नाम से संबंधित कोई महत्वपूर्ण बात नजर नहीं आती। दक्ष ने चलते हुए खुद से कहा। थोड़ी देर बाद उसने उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया और अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया। लन कबीले की हवेली में एक विस्तृत अभ्यास क्षेत्र था। ये कुछ 100 मीटर से ज्यादा लंबा था। प्रशिक्षण मैदान को इतना विस्तृत बनाया गया था कि लन कबीले के सभी वंशज यहाँ किसी भी मार्शल कौशल का अभ्यास स्वतंत्र रूप से कर सकते थे, और यहाँ तक कि एक लड़ाई का मंच भी था जहाँ कबीले के सदस्य एक दूसरे के साथ दोस्ताना मुकाबले कर सकते थे। जो भी हो, किसी को भी अपने विरोधियों को घायल करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि वे सभी एक ही कबीले से थे। ये झगड़े केवल उनके लिए कुछ चालों का आदान प्रदान करने और युद्ध का अनुभव हासिल करने के तरीके के रूप में थे। कबीले के कानून के अनुसार हर जानबूझकर की गई चोट दंडनीय थी, जबकि दुर्घटनाओं की अनुमति थी, हालांकि केवल एक निश्चित सीमा तक। दक्ष ये देखकर हैरान रह गया कि यह कितना बड़ा था और वहां कितने लोग थे। हालांकि उसने इसे दक्ष की यादों में पहले ही देख लिया था, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से देखना एक बेहद चौंकाने वाला अनुभव था। प्रशिक्षण मैदान में 100 से ज्यादा बच्चे अपनी चालों का अभ्यास कर रहे थे। वह वहां केवल युवा पीढ़ी के लोगों को ही देख सकता था। वह जानता था कि वयस्क कहीं और अभ्यास करते हैं, क्योंकि उनके मार्शल कौशल की बची हुई ऊर्जा भी इन बच्चों को संपार्श्विक क्षति के रूप में घायल कर सकती है। यही कारण था कि केवल युवा पीढ़ी के लोग ही वहां अभ्यास करते थे। दक्ष वहां 7 से 15 वर्ष तक के बच्चों को देख सकता था। हालांकि वह लन कबीले की युवा पीढ़ी के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली व्यक्ति को नहीं देख पाया, जो उसके सबसे बड़े चाचा का बेटा था। लेकिन उसके कई अन्य चचेरे भाई वहां मौजूद थे। वह अभी भी कुछ जाने माने चेहरे और कुछ मजबूत लोगों को देख सकता था। यहाँ ज्यादातर लोग
शारीरिक शोधन के 9वें चरण से नीचे थे और दक्ष से कमजोर थे। हालांकि वह अपने जैसे शारीरिक शोधन के चरम पर कुछ लोगों को भी देख सकता था। वह एक खाली जगह में अभ्यास कर रहे एक लड़के को भी देख सकता था। वह लड़के के मार्शल कौशल में निहित शक्ति को देखकर हैरान था। वह हवा में क्यूई को नियंत्रित कर सकता था और साथ ही अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए अपने शरीर से क्यूई को बाहर निकाल सकता था। उसके हमलों में एक अजीब लड़ाई की भावना थी जो उसके सभी हमलों को जीवंत बनाती थी। दक्ष जानता था कि ऐसा क्यों था। लड़का उन कुछ लोगों में से एक था जो आत्मा स्थापना क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। उसने लड़के को पहचान लिया। वह उसके चौथे चाचा का बेटा दीपेश था। वह दक्ष की ही उम्र का था, यानी 12 साल का। हालांकि वह पहले से ही आत्मा स्थापना क्षेत्र के पहले चरण में था। दक्ष की हत्या के प्रयास से पहले ये लड़का दक्ष के सामने चींटी की तरह था, लेकिन अब वह उससे ज्यादा ताकतवर हो गया था। दक्ष धीरे धीरे उसकी ओर चला। दक्ष ने मार्शल एरेना के अंदर अपना पहला कदम रखा। कुछ कदम चलने के बाद दक्ष को एहसास हुआ कि कुछ लोगों ने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया था और अब वे उसे घूर रहे थे। हर कोई आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमें अपने कबीले की सबसे युवा पीढ़ी के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली युवा मास्टर दक्ष को देखने का सौभाग्य मिला है। हाँ हाँ हाँ, पास से किसी की मजाकिया आवाज आई। दक्ष ने उस दिशा में देखा और उस आदमी को पहचान लिया जिसने बात की थी। उसका नाम लंगमंट आन था। वह भी लन कबीले का हिस्सा था, लेकिन एक छोटे से शाखा परिवार से था। इस राज्य में लन कबीले की विरासत काफी समृद्ध थी। इसके कई शाखा परिवार पूरे देश में फैले हुए थे, जबकि मुख्य परिवार राजधानी में रहता था। उन शाखा परिवारों में हर साल युवा पीढ़ी के प्रदर्शन को देखने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी और उन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य परिवार में आकर साधना करने और जीवन में बेहतर अवसर और संसाधन प्राप्त करने का मौका दिया जाता था। लंगमेंटन लन कबीले में मौजूद इन कुछ शाखा परिवार के बच्चों में से एक था। वह बहुत अच्छा नहीं दिखता था। उसके छोटे काले बाल थे, एक गोल चेहरा और तीखी नाक थी और वह औसत दर्जे के कपड़े पहनता था। पहली नजर में कोई भी उसे अच्छा नहीं समझेगा। हालांकि वह मुख्य कबीले के ज्यादातर बच्चों जितना प्रतिभाशाली नहीं था, फिर भी वह इतना अच्छा था कि वह मुख्य कबीले में आकर साध करने का अवसर जीतने में सक्षम था। जैसे ही लंगमंट आन मुख्य कबीले में आया, वह दीपेश के संपर्क में आया और उसका अनुयायी बन गया। अभी वह 14 साल का था और 10वें चरण के शरीर शोधन क्षेत्र के शुरुआती चरण में था। युवा मास्टर दक्ष, आज आपने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या आज आपकी शादी है? बदकिस्मत लड़की कौन है? आपको जल्दी से जाकर उससे शादी कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि वह आपके बारे में सच्चाई जान ले और खुदकुशी कर ले। लंगमंट ने जोर से हंसते हुए कहा, ऐसी बचकानी गालियां? क्या वह इससे बेहतर कुछ नहीं सोच सकता? दक्ष ने सोचा जब उसने लंगमंट यान को अपने पास आते देखा। या फिर तुम किसी पवित्र युद्ध में कमांडर बनकर लड़ने जा रहे हो? हाँ हाँ हाँ, अगर वे तुम्हें युद्ध में शामिल होने भी दे तो तुम क्या करोगे? अपने विरोधियों को तब तक घूरते रहोगे जब तक वे आत्मर्पण नहीं कर देते। लंगमंट ने दक्ष का मजाक उड़ाया और दक्ष के कंधों पर हाथ रखते हुए हंसता रहा। वह उसे एक कोने में अभ्यास कर रहे एक लड़के के पास ले गया। लंगचेन ने उसे अपने चचेरे भाई के रूप में पहचाना। मुझे इस लड़के को कुछ शिष्टाचार सिखाने का अवसर ढूंढना होगा, दक्ष ने सोचा, जबकि वह कभी कभी लंगमंट की ओर देख रहा था जो उसे खींच रहा था। जब वे मैदान से गुजर रहे थे तो अपने हुनर का अभ्यास कर रहे बहुत से सदस्य रुक गए और उन्हें देखने लगे। कुछ लोग दक्ष को दया भरी नजरों से रहे थे कि वह क्या बन गया है और उसके साथ अब कैसा व्यवहार किया जा रहा है, जबकि कुछ लोग उसकी बदकिस्मती का मजा ले रहे थे और खुश थे कि यह प्रतिभाशाली व्यक्ति गिर गया। बहुत से लोगों ने भी उसे नजरअंदाज कर दिया, जैसे वह अब उनके ध्यान के लायक नहीं था। मास्टर एन, देखिए आपसे मिलने कौन आया है? आपके चचेरे भाई युवा मास्टर दक्ष। लंगमंट आन ने दक्ष को दीपेश के पास लाते हुए कहा। वह दक्ष को यहाँ लाना चाहता था ताकि दीपेश भी उसके साथ कुछ मिनट खेल सके। इस तरह उन दोनों को कुछ मनोरंजन मिल सकता था। इस कचरे को मेरा चचेरा भाई मत कहो, इसे ले जाओ। ये कचरा मेरे ध्यान के लायक नहीं है, इसलिए इसे यहाँ से ले जाओ और खुद इसके साथ खेलो। मेरी ट्रेनिंग में बाधा मत डालो। मटन, दीपेश ने बिना पीछे देखे कहा। वह पूरी बातचीत के दौरान अभ्यास करता रहा। ऐसा लगता है कि यह आदमी मुझे बहुत नीची नजर से देखता है। खैर, उसे इतना घमंडी होने का हक है। मैं अब कोई जीनियस नहीं रहा और मैं उससे ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं उससे उसी जमीन पर लड़ सकता हूं जहां मैं अभी हूं, दक्ष ने अपने मन में सोचा और दीपेश को देखा। ठीक है मास्टर एन, मैं ये कचरा निकाल दूंगा। उसके जैसे लोगों को सच्चे योद्धाओं के लिए बनाए गए इस मार्शल क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। लंगमंट आन ने हंसते हुए दक्ष को वापस ले लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी निराश था कि दीपेश उसके साथ नहीं गया। वह दक्ष को धक्का देता रहा और उसे बाहर की ओर ले गया। लंगमंट आन दक्ष को बाहर लाने के बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने दक्ष को पीछे से धक्का देने से पहले ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि कोई आसपास तो नहीं है, लेकिन वह दक्ष को जरा भी हिला नहीं सका। दक्ष उनकी छोटी छोटी चालों के लिए तैयार था, क्योंकि वह जानता था कि चीजें कैसे होती हैं और उसने पहले ही अपनी पूरी ताकत अपने पूरे शरीर में फैला दी थी। लॉन्गमेटन ये देखकर हैरान रह गया कि वह दक्ष को जरा भी हिला नहीं सकता था। आज से पहले जब भी उसने ऐसा करने की कोशिश की, वह बिना किसी परेशानी या प्रयास के ऐसा करने में सक्षम था, लेकिन आज वह अपने शुरुआती 10वें चरण की साधना का उपयोग करने के बाद भी ऐसा
नहीं कर सका। दक्ष को पता था कि ऐसा क्यों था इससे पहले, हालांकि दक्ष युवा पीढ़ी के अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। अपने घायल दिमाग के कारण उसने अपने गुंडों को रोकने के लिए कभी भी अपनी साधना का उपयोग नहीं किया, और हालांकि वह शरीर को परिष्कृत करने के क्षेत्र के शिखर पर था, वह 4 साल से उस क्षेत्र में था। भले ही उसने पिछले 4 सालों में साधना ना की हो, फिर भी उसने अपनी माँ द्वारा दी गई कई दवाएं खाई ताकि वह ठीक हो सके। यद्यपि लंगमन 10वें चरण के शरीर शोधन क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था, फिर भी वह दक्ष की तुलना में कमजोर था। लंगमन 10 उसे हिलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। दक्ष मन ही मन लंगमंतन के व्यर्थ संघर्ष पर हंस रहा था। अंत में दक्ष ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। दक्ष को मुस्कुराते हुए देखकर लंगमटिया चौंक गया, लेकिन उसे सदमे से भी ज्यादा शर्म और गुस्सा महसूस हुआ। तुम छोटे पागल कचरे के टुकड़े हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? तुम्हारे पिता, लंगमटिया ने दहाड़ हुए दक्ष के पेट पर मुक्का मारा। उसने उस मुक्के के पीछे अपनी पूरी 10वीं अवस्था की साधना का इस्तेमाल किया। दक्ष ने उस मुक्के को अपनी ओर आते देखा और उस मुक्के के पीछे एक मजबूत ताकत और गति देखी। यह एक तेज मुक्का था, लेकिन ये गति उसके सामने कुछ भी नहीं थी। उसने भी शरीर को परिष्कृत करने के अपने चर्म क्षेत्र की पूरी साधना को उजागर किया और वापस मुक्का मारा। जैसे ही लंगमटिया का मुक्का दक्ष के मुक्के से टकराया, उसके हाव भाव में कई तरह के बदलाव आए, गुस्से से लेकर सदमे और फिर दर्द से। संपर्क के कुछ ही पल बाद लंगमटिया टूटी पतंग की तरह उड़ गया और 20 मीटर दूर जाकर गिरा। उसे लगा जैसे उसके हाथ की हड्डियां टूट गई हो। वह बहुत मुश्किल से उठा। उठने के बाद उसने आगे देखा और देखा कि दक्ष उससे सिर्फ 1 मीटर आगे खड़ा था। दक्ष ने उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में ऊपर खींच लिया। लंगमटिया ने उसे अपनी पकड़ ढीली करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। ओह युवा मास्टर, आप कृपया मुझे छोड़ दें, मैं गलत था, मुझे माफ कर दे, मुझे मत मारो मास्टर, मैं आपके काम आ सकता हूँ, मैं आपका गुलाम बन सकता हूँ, यहाँ तक कि आपका डॉग भी, बस मुझे मत मारो। लॉन्गमंथ ने कई कठिनाइयों के बावजूद और एक भयभीत अभिव्यक्ति के साथ अपने जीवन के लिए चिंतित होकर कहा। दक्ष ने उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन लंगमंटान को ऐसा लगा जैसे कोई शैतान उस पर मुस्कुरा रहा हो। ओह, और मुझे तुम्हारे जैसे गुलाम की क्या जरूरत है? क्या यह मेरे लिए और भी बेहतर नहीं होगा अगर मैं तुम्हें यहीं और अभी कुचल दूं? दक्ष ने अपनी आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। उसके शब्दों ने लंगमंटन को और भी डरा दिया। कृपया कृपया मुझे माफ कर दीजिए युवा मास्टर दक्ष, मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा, लंगमंट ने कहा, लेकिन तब तक उसकी आंख में आंसू आ चुके थे। मुझे चोट मत पहुंचाओ मास्टर दक्ष, ये कबीले के किसी सदस्य को चोट पहुंचाना कबीले के नियमों के विरुद्ध है, विशेष रूप से उसे मारना। भले ही मैं एक शाखा परिवार से हूं, फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सजा मिलेगी, लंगमंट ने कहा और उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। मुझे 2 बातें बताओ। पहली बात, कोई कैसे जान सकता है कि तुम्हें मैंने मारा है? हम सब अभी यहाँ अकेले हैं। दूसरी बात, मैं कबीले की नजरों में एक मक्खी भी नहीं मार सकता, मैं एक मासूम सा छोटा सा आदमी हूँ, कोई यह भी नहीं सोचेगा कि मैंने तुम्हें मारा है। दक्ष एक पल के लिए रुका और फिर बोलना जारी रखा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें पता है कि भले ही मैं अपने कबीले के सदस्यों की नज़र में उतना प्रतिभाशाली ना रह गया हूं जितना मैं पहले था, फिर भी मैं कुलपति का पोता हूं। मेरी स्थिति के अनुसार अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं मारा जाऊंगा? क्या तुम्हें सच में यकीन है कि मेरे साथ कुछ गंभीर होगा? दक्ष ने ये कहते हुए मुस्कुराया। मैंने ये सब कहा होगा, लेकिन ये सच है कि उसे मारने से बहुत ज्यादा अनावश्यक ध्यान आकर्षित होगा, इससे मेरी योजनाएं बाधित होंगी, दक्ष ने सोचा। दक्ष ने जब उसके गले पर अपनी पकड़ मजबूत की तो लंगमंतन बुरी तरह डर गया। कुछ देर बाद दक्ष ने अपने और लंगमंतन के बीच की दूरी कम कर दी। उसने अपने आईपीएस लॉन्गमंतन के कानों के पास रखे और बोला, अगर किसी को पता चल गया कि मैं अब बेहतर हूं और मैंने ही तुम्हें पीटा है, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताना होगा कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है ना? कबीला तुम्हें कुछ समय के लिए तो बचा सकता है, लेकिन कबीला भी तुम्हें हमेशा के लिए नहीं बचा पाएगा, दक्ष ने अपने चेहरे पर एक मासूम मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही लंगमंत ने यह मुस्कान देखी, उसे पता चल गया कि अब वह शैतान के हाथों में है। उसने मन ही मन खुद से वादा किया कि वह फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा, और अगर बच पाया तो उससे दूर ही रहेगा। हालांकि मुझे अभी नौकर की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने सही कहा कि तुम किसी दिन मेरे काम आ सकते हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अभी नहीं। जिस दिन मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुमसे मिलूंगा, तब तक तुम वैसे ही व्यवहार करो जैसे तुम अक्सर करते हो, लेकिन फिर कभी मेरा विरोध मत करना, दक्ष ने उससे कहा। लंगमंत को अंततः राहत महसूस हुई और उसे पता चल गया कि वह नहीं मरेगा। मैं वादा करता हूँ, लंगमंत ने आंखों में आंसू भरकर कहा। एक पल के बाद दक्ष ने आखिरकार उसे नीचे रख दिया। अब जाओ, अगर कोई पूछेगा कि तुम्हें चोट कैसे लगी तो मुझे यकीन है कि तुम कोई बहाना सोचोगे कि तुम चलते समय गिर गए, दक्ष ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। यह वही बहाना था जो वे हर बार देते थे जब दक्ष को उनकी बदमाशी के दौरान थोड़ी सी भी चोट लगती थी। इतना कहकर दक्ष एक अलग जगह की ओर चल पड़ा। वह एक बार लॉन्गमैशन के हर हिस्से में घूमने की योजना बना रहा था। जैसे ही दक्ष दूर चला गया, लंगमंटान की नजरें उससे तब तक नहीं हटी जब तक वह बहुत दूर नहीं चला गया। आखिरकार उसने राहत की सांस ली। उसने नीचे देखा और पाया कि उसकी पैंट थोड़ी गीली थी। फिर वह जल्दी से अपने कमरे की ओर भागा। जब दक्ष हवेली में
घूम रहा था तो उसने कई अविश्वसनीय चीजें देखी। यह जगह बहुत बड़ी थी और इसमें कई महत्वपूर्ण स्थान थे। लॉन कबीले में एक कौशल हॉल था जिसमें कई मार्शल कौशल थे। जब दक्ष छोटा था तो वह व्यक्तिगत रूप से वहां गया था और कई कौशल देखे थे। सैकड़ों नश्वर ग्रेड कौशल वहां थे और कुछ आत्मा ग्रेड कौशल भी थे। हालांकि दक्ष को उन्हें देखने का मौका नहीं मिला था। यह इमारत सुनहरे रंग की थी और इसमें 4 मंजिलें थी और इसका क्षेत्रफल कुछ 100 वर्ग मीटर था। इसका दरवाजा लगभग 3 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा था। इसके दरवाजों पर ड्रैगन का प्रतीक भी था जो लॉन कबीले के ज्यादातर महत्वपूर्ण स्थानों जैसा था। पहली मंजिल पर नश्वर ग्रेड कौशल थे। निम्न श्रेणी के नश्वर ग्रेड कौशल से लेकर सर्वोच्च श्रेणी के नश्वर ग्रेड कौशल तक उनमें से सैकड़ों थे, जबकि दूसरी मंजिल पर केवल स्पिरिट ग्रेड मार्शल कौशल थे। एक बार जब कोई व्यक्ति स्पिरिट रिफाइनरशिप से मार्शल कौशल चुनने की अनुमति होती है, अगर दक्ष को वह भयानक दुर्घटना नहीं झेलनी पड़ती तो वह दूसरी मंजिल पर जाने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति होता और स्पिरिट ग्रेड मार्शल स्किल चुनता, क्योंकि वह जल्द ही स्पिरिट रिफाइनरशिप ग्रेड मार्शल कौशल मौजूद थे। चौथी मंजिल के बारे में कुलपति और कुछ उच्च श्रेणी के बुजुर्गों के अलावा किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि इस जगह में अत्यधिक मांग वाली पृथ्वी ग्रेड तकनीकें मौजूद थी। लोग चांद ने भी ऐसा ही सोचा था। यह एकमात्र संभावित व्याख्या हो सकती है जो उसे चौथी मंजिल में मौजूद चीजों के बारे में समझ में आती है। यह अंदर जाने का सही समय नहीं है। भले ही उन्होंने मुझे अंदर जाने की अनुमति दे दी हो, मेरे पास पहले से ही अंदर से नश्वर स्तर के कौशल है और मुझे दूसरी मंजिल पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि मुझे अभी भी आत्मा शोधन क्षेत्र में प्रवेश करना है। दक्ष ने वहां से गुजरने का फैसला करने से पहले खुद से कहा। वह कुछ मिनट तक चला और उसे अगली बड़ी इमारत दिखाई दी। अगली जगह जिसने उसे आश्चर्यचकित किया वह भी एक विशाल इमारत थी। इसमें केवल 3 मंजिलें थी, लेकिन ये कौशल हॉल से भी अधिक व्यापक और विस्तृत थी। इसे ट्रेजर हॉल कहा जाता था। साधकों के लिए अंदर कई खजाने थे, खासकर हथियार। इसमें कई नश्वर हथियार और साथ ही आत्मा के खजाने भी थे। दक्ष को नहीं पता था कि इसमें पृथ्वी स्तर का हथियार भी है या नहीं, क्योंकि उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन उसे यकीन था कि लोग कबीले की ताकत को देखते हुए कहीं ना कहीं पृथ्वी स्तर का खजाना जरूर होगा। प्रत्येक कबीले का सदस्य शरीर शोधन क्षेत्र के 7वें चरण पर पहुंचने के बाद नश्वर श्रेणी के खजाने का चयन कर सकता था और वे आत्मा श्रेणी के हथियार का चयन तभी कर सकते थे जब वे आत्मा स्थापना चरण के 5वें चरण से ऊपर के चरण पर पहुंच जाते थे। उन्हें निम्न स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर या शीर्ष स्तर का खजाना मिलेगा या नहीं, यह उन पर निर्भर करता था उन्हें कौन सा स्तर का खजाना मिलेगा। ये ट्रेजर हॉल के अंदर एक विशेष परीक्षण द्वारा तय किया जाता था। जब दक्ष ने पहली बार इस परीक्षण से गुजरा था तब वह सिर्फ 7 साल का था और शरीर को परिष्कृत करने के क्षेत्र के 7वें चरण में था। इस परीक्षण से गुजरने के बाद उसे पहा विध्वंसक नामक एक उच्च स्तरीय नश्वर ग्रेड तलवार मिली। दुर्भाग्य से उसे हर बार बाहर जाते समय इसे अपने साथ ले जाने की आदत नहीं थी, इसलिए जब एक नकाबपोश व्यक्ति ने उस पर हमला किया तो वह इसे अपने साथ नहीं ले जा सका। लेकिन भले ही उस समय उसके पास ये चाकू होता, लेकिन दक्ष जानता था कि इससे उसे ज्यादा मदद नहीं मिलती, क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी उससे 2 साधना क्षेत्र ऊपर था और उसके पास निम्न स्तर का स्पिरिट ग्रेड चाकू था। जैसे ही चेन ट्रेजर हॉल के पास से गुजरने वाला था, एक खूबसूरत जवान लड़की अंदर से बाहर आ रही थी। जब दक्ष खजाने के हॉल से गुजरने वाला था तो उसने खजाने के हॉल के दरवाजे खुले देखे और उसमें से एक खूबसूरत जवान लड़की बाहर आई। दक्ष उसे पहचान पाया। वह लन कबीले के ग्रैंड एल्डर लन म्यू की बेटी थी। उसका नाम आयशा था। लन म्यू लन कबीले के सबसे प्रभावशाली सदस्य में से एक था। ताकत के मामले में वह केवल कुलपति और लन परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग से कमजोर था। लम्यू की सिर्फ एक बेटी थी और उसकी पत्नी की मृत्यु तब हो गई थी जब उसकी बेटी सिर्फ 12 साल की थी और बीमारी के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। लम्यू उससे बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था। आयशा की उम्र लगभग 1617 साल लग रही थी। उसके बाल लाल रंग के थे जो लंबे और चमकदार थे। उसने एक चमकदार लाल गाउन पहना हुआ था जो उसके घुटनों से थोड़ा नीचे तक था, जिससे उसके जेट जैसे दूधिया सफेद पैर दिख रहे थे। दक्ष ने उसे देखा तो वह हैरान रह गया। वह उन जगहों पर बड़ी थी जहां उसे होना चाहिए था और उन जगहों पर पतली थी जहां उसे होना चाहिए था। उसका टाइट गाउन उसकी सीना के चारों ओर कसकर लिपटा हुआ था, जिससे वह और भी बड़ी लग रही थी। वह गर्वित और अलग थलग दिख रही थी। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था, उसकी भौं उभरी हुई थी, उसकी आंखें खूबसूरत थी और उसकी नाक भी बिल्कुल तराश हुई थी जो उसे और भी आकर्षक बना रही थी। लेकिन उसके हाव भाव उत्साह से भरे थे। ऐसा लग रहा था कि वह कहीं जल्दी जाना चाहती थी। दक्ष आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने कभी उसके जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। उसे यकीन नहीं था कि यह साधना का प्रभाव था या प्राकृतिक क्यूई जो उनके शरीर को पोषण देती थी। वह उसे और भी करीब से देखना चाहता था, इसलिए उसने खजाने के हॉल
की ओर चलने का फैसला किया। जैसे ही दक्ष उसकी ओर बढ़ रहा था उसने अपनी आंखें उस पर टिकाए रखी, क्योंकि वह खजाने के हॉल से बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे सीधे एक दूसरे की ओर चल रहे थे। दक्ष चलते हुए उसे देखता रहा। जब उनके बीच की दूरी लगभग 5 मीटर थी तभी एक दुर्घटना हुई। दक्ष अचानक किसी चीज से टकराया। जैसे ही वह तेज गति से उसकी ओर बढ़ रहा था, इस दुर्घटना ने उसे और भी तेजी से आगे की ओर गिरा दिया। जब ये हुआ तो वह उससे केवल 2 मीटर की दूरी पर थी। वह उसकी ओर गिरा। जैसे ही वह गिर रहा था, जैसे ही उसका शरीर उसके शरीर से छू गया, उसने अवचेतन रूप से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसके दिमाग ने अवचेतन रूप से उसे उस चीज को पकड़ने के लिए प्रेरित किया जो उसके गिरने के समय उसके पास थी, और वह उसके पास अकेली थी। इस तरह वे दोनों गिर गए। दक्ष अपनी दुर्घटना से स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने खुद को लड़की के ऊपर पाया। उसने महसूस किया कि उसकी सीना पर कुछ नर्म चीज चुभ रही थी। वह समझ गया कि यह क्या है। उसने महसूस किया कि यह आयशा की उभरी हुई सीना थी, जो उसकी टाइट फिटिंग ड्रेस से बाहर आकर अपनी पूरी शान दिखाने के लिए दहाड़ रही थी। वह कोलता महसूस कर सकता था। उसने बैठने की कोशिश की। आयशा लंबे समय से ट्रेजर हॉल से अपना हथियार चुनने का बेसब्र से इंतजार कर रही थी। वह एक स्पिरिट ग्रेड हथियार प्राप्त करना चाहती थी, और उसने इसके लिए स्पिरिट स्टेबलिंग दायरे के 5वें चरण को तोड़ने में अपना पूरा प्रयास लगा दिया। आखिरकार आज वह दिन था जब उसने आखिरी बाधा पार कर ली और 5वें चरण के स्पिरिट एस्टेब्लिशमेंट दायरे में पहुंच गई। लेकिन उसने राम नहीं किया। वह खजाने के हॉल में घुसने के बाद सीधे चली गई, और टेस्ट पास करने के बाद उसे अपना पहला स्पिरिट ग्रेड हथियार मिला। उसे जो हथियार मिला वह एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट ग्रेड हथियार था, जिसे फ्लेमिंग बटरफ्लाई कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इस हथियार को बनाने वाले कारीगर ने इसका नाम उस महिला की याद में रखा था जिसे वह प्यार करता था। वह महिला जिसे वह प्यार करता था उसे अपने बगीचे में तितलियां उड़ते देखना पसंद था, और वह घंटों अपने बगीचे में उन्हें देखती रहती थी। दुर्भाग्य से वह आग में जलकर मर गई, और उसकी याद में उसने इस हथियार का नाम ज्वलंत तितली रखा, ताकि उसे हमेशा याद रहे कि वह उसकी मदद नहीं कर सकता। यह उसकी सबसे बेशकीमती संपत्ति थी। आयशा अपना पहला स्पिरिट ग्रेड हथियार पाकर खुश थी और जल्द से जल्द इसे अपने दादा को दिखाना चाहती थी। लेकिन जब वह ट्रेजर हॉल से बाहर निकलकर अपने आंगन की ओर जा रही थी तो एक अजनबी ने उसे मारा। उसने उसे नीचे गिरा दिया और उसने उसे अपनी बाहों में भी जकड़ लिया। उसे कभी भी उसके परिवार के अलावा किसी और ने नहीं छुआ था, लेकिन अब वह छू चुकी थी। आयशा का रक्त खोलने लगा। वह इस आदमी को यहीं और अभी मारना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी पूरी साधना का उपयोग करना शुरू कर दिया। अल्पविराम जब दक्ष उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, हवा में क्यूई बेचैन होने लगी। अचानक एक मुट्ठी ने दक्ष को मारा और उसे टूटी पतंग की तरह दूर उड़ा दिया। कुछ दूर जाने के बाद वह जमीन पर गिर गया। उठने की कोशिश करते हुए उसने मुंह से रक्त निकाला। वह घायल हो गया था, लेकिन ये जानलेवा नहीं था। उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। आखिरकार कुछ प्रयास के बाद वह खड़ा हो गया। तुम्हारी ही कैसे हुई मुझे छूने की? आयशा दहाड़ उठी। वह फिर से दक्ष पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। दक्ष भी अपनी पूरी साधना का उपयोग करते हुए खुद की रक्षा के लिए तैयार हो गया। वह अपनी सुरक्षा के लिए अपने मार्शल कौशल का उपयोग करने के लिए भी तैयार था। रुको! लेकिन इससे पहले कि वह दक्ष को मार पाती, पीछे से एक आवाज आया। आयशा उस दिशा की ओर मुड़ी जहां से आवाज आ रही थी, और उसने देखा कि यह एल्डियांग था। उसके सिर पर सफेद बाल और सफेद दाढ़ी थी। वह थोड़ा मोटा भी था। वह ट्रेजर हॉल का प्रभारी एल्डा था। हालांकि वह उसके दादा लंगम्यू जितना मजबूत नहीं था, फिर भी ताकत और जिम्मेदारियों के मामले में वह लन कबीले के शीर्ष कुछ लोगों में से एक था। नमस्कार एल्डियांग! उसने खुद को शांत किया और विनम्रता से उसका अभिवादन किया। उसे शांत होते देख एल्डियांग मन ही मन उसके स्वभाव की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या हुआ? तुम उस पर हमला क्यों कर रहे हो? एल्डियांग ने दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। वह आयशा हकला हुए बोली। उसे यकीन नहीं था कि वह किसी बड़े को ये कैसे बताएगी। उसे शर्म आ रही थी। वह ये नहीं कह सकती थी कि दक्ष ने उसे अपने आलिंगन में ले लिया था। वह क्या है? एल्डियांग ने प्रश्नवाचक लहजे में फिर पूछा। उसने मुझे गलत तरीके से छुआ। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और यह बात कह दी। हालांकि उसने इसे बहुत सरल बना दिया, क्योंकि वह अभी भी घटना का पूरा विवरण नहीं दे सकती थी। क्या तुम्हें यकीन है कि उसने ऐसा किया है? क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? एल्डियांग ने चेहरे पर अजीब भाव के साथ पूछा। इसका उसके व्यक्तित्व से क्या संबंध है? आयशा ने एल्डियांग की ओर देखते हुए अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर से पूछा। क्या आपने दक्ष के बारे में सुना है? एल्डियांग ने पूछा। किसने नहीं किया? बेशक मैंने भी किया। वह कुलपिता का पोता है और लन कबीले का गिरा हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जिसने अपने जीवन पर हत्या के प्रयास के बाद अपनी बुद्धि खो दी। लंग जुयंग ने कहा। जैसे कि यह एक तथ्य था। जिस व्यक्ति पर आप हमला करने की कोशिश कर रहे हैं वह वही है। वह दक्ष है। आपको पता होना चाहिए कि दुर्घटना के बाद से उसका दिमाग अब 2 साल के बच्चे जैसा हो गया है। हालांकि उसका शरीर 12 साल के लड़के जैसा है। मुझे नहीं लगता कि उसने जानबूझकर ऐसा किया होगा। क्या इस बात की पूरी संभावना नहीं है कि कोई दुर्घटना हुई हो जिसके कारण आप उसे गलत समझ बैठे? आपको क्या लगता है? एल्डियांग ने सवालिया लहजे में कहा। वह
दक्ष है वह आदमी जिसने हत्या के प्रयास के बाद अपनी बुद्धि खो दी थी। उसने उसे स्पष्ट रूप से देखा और कुछ समानताएं देख सकी। उसने उसके बारे में पहले भी सुना था। वह उससे दुर्घटना से पहले कुछ बार मिल भी चुकी थी, लेकिन इन पिछले 4 सालों में उसने उसे ज्यादा नहीं देखा था, इसलिए वह उसे पहली नजर में पहचान नहीं पाया। अब जब उसे पता चल गया कि वह कौन था तो उसे लगा कि यह एक दुर्घटना रही होगी। अब उसे बहुत बुरा लगा और उसने स्थिति को ठीक से समझे बिना उस पर हमला कर दिया। इससे पहले उसे लगा कि वह एक पीड़ित थी, लेकिन अब उसे लगा कि वह एक बदमाश थी। बड़े यांग, मुझे लगता है कि आप सही हैं, यह संभवतः एक दुर्घटना थी। मुझे उस पर हमला करने के लिए बहुत खेद है। मैंने उसे घायल भी कर दिया, उसने कहा, और उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई। मैं उसे उसके आंगन में ले आऊंगी ताकि वह आराम कर सके, और फिर मैं दक्ष को घायल करने के लिए आंटी पल्लवी प्रताप से क्षमा भी मांगूंगी। आयशा ने क्षमा प्रार्थी लहजे में कहा और उसने अपने कोमल हाथों से दक्ष के हाथ पकड़ लिए और उसे अपने साथ ले गई। एल यांग ने उन्हें देखा। कुछ देर तक साथ साथ चलते रहे, फिर वे भी अपने ट्रेजर हॉल में वापस चले गए। तीनों के चले जाने पर किसी ने भी कुछ दूरी पर खड़े एक लड़के को नहीं देखा जो चेहरे पर बदसूरत भावल सब कुछ देख रहा था। यह व्यक्ति लगभग 181 साल का लग रहा था। उसके लंबे काले बाल और गहरी गहरी आंखें थी। वह लोभसू था। उसकी साधना आत्मस्थापना क्षेत्र के 8वें चरण पर थी। हालांकि वह भी युवा था, लेकिन उसे युवा पीढ़ी का सदस्य नहीं माना जाता था क्योंकि वह काफी समय पहले ही 18 वर्ष की आयु पार कर चुका था। वह लन कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग लनहुआ का बेटा था। हालांकि लनहुआ लन कबीले में दूसरा सबसे शक्तिशाली था, फिर भी वह लन कबीले के कुलपति तेज प्रताप से बहुत कमजोर था। लनहुआ ज्यादातर तभी शामिल होता था जब कबीले के जरूरी मामलों की देखभाल करने की जरूरत होती थी। इसके अलावा वह हमेशा अपने कमरे में ही साधना करता रहता था। उसके 2 बेटे थे, एक लनसू और दूसरा अभी सिर्फ 5 साल का था। वह उनके मामलों में ज्यादा शामिल नहीं होता था जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति न हो। इस समय लनसू दक्ष के प्रति घृणा से भर गया था। वह आयशा को तब से पसंद करता था जब से उसने उसे 5 साल पहले स्किल हॉल में पहली बार देखा था और हमेशा उसे अपने प्यार में डालने की कोशिश करता रहा था, लेकिन उसने कभी उसे कोई महत्व नहीं दिया। जब भी वह उसके पास जाता तो वह हमेशा उससे विनम्रता से बात करती, लेकिन वह देख सकता था कि वह उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। आज वह अपने लिए एक और मार्शल स्किल चुनने के लिए स्किल हॉल जा रहा था। तभी उसने आयशा को ट्रेजर हॉल से बाहर आते देखा। वह वहीं रुक गया और जैसे ही वह उसके पास जाने वाला था उसने देखा कि दक्ष उस पर गिर गया। उसके गले लगने का दृश्य बार बार उसके दिल में सुई की तरह चुभता रहा। वह तुरंत वहां जाकर उस आदमी को कुचल देना चाहता था, लेकिन वह पहचान गया कि वह कौन है और हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने उसे पहले भी देखा था। वह जानता था कि यह कबीले के मुखिया तेज प्रताप का पोता है। भले ही उसके दादा ताकतवर थे, लेकिन वह जानता था कि तेज प्रताप उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। जब उसने आयशा को दक्ष पर हमला करते देखा तो वह प्रार्थना कर रहा था कि वह गुस्से में उसे मार डाले और फिर वह उसे परिणामों से बचाएगा, ये कहकर कि उसने दक्ष को उसके साथ छेड़छाड़ करते देखा था और उसके प्रतिशोध ने गलती से दक्ष को मार दिया। उसने सोचा कि तेज प्रताप इतना संकीर्ण सोच वाला नहीं होगा कि उसके पीछे पड़े। अगर उसे पता होता कि यह उसके पोते की गलती थी और उसने जो अपराध किया था, लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। इल यांग ने बाहर आकर उसे रोका और अपनी पहचान भी बताई। दक्ष इस आपदा से बच गया। काफी समय बाद भी लोंगसू का गुस्सा कम नहीं हुआ और उसने दक्ष से छुटकारा पाने के लिए एक योजना बनाने का फैसला किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जू यन को छूने की, लंगसू ने दांत पीसते हुए मन में सोचा, जबकि उसके खिलाफ एक घातक योजना बनाई जा रही थी। एक ऐसी योजना जो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बदल देगी। दक्ष को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह आयशा के साथ चलते हुए खुश था। वह उसका हाथ पकड़े रही और उसे अपने आंगन की ओर ले गई। दक्ष को उसके जर जैसे हाथ की कोमलता पसंद थी। रास्ते में कई लोगों ने ये देखा और दक्ष के प्रति ईर्ष्या से भर गए। वह कमीना, वह मिस जू यन का हाथ थामने के लिए इतना भाग्यशाली क्यों है, कई लोगों ने सोचा और ईर्ष्या में खो गए। आयशा उसे अपने आंगन की ओर ले जा रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी माँ का आंगन आ गया है तो वह पहले ही रुक गई। उसने उसे पहले वहां ले जाने का फैसला किया और गलतफहमी दूर करने और अपने बेटे को चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगने का फैसला किया। उसने कई बार उसके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और एक खूबसूरत महिला बाहर आई। वह पल्लवी थी। दक्ष फिर से हैरान रह गया। हर बार जब मैं उसे देखता हूं तो वह पहले से भी ज्यादा सुंदर लगती है, दक्ष ने अपने मन में सोचा। हालांकि वह उसे सुंदर मानता था, लेकिन उसके मन में कोई अनुचित विचार नहीं था। उसे अपने पिता के बारे में सोचकर भी दुख हुआ। हालांकि महेंद्र प्रताप दक्ष का पिता था, उसका नहीं, फिर भी उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि उसने दक्ष की यादों के साथ साथ अपनी कुछ भावनाओं को भी साझा किया। पल्लवी अपने बिस्तर पर बैठी कुछ हो रही थी, तभी अचानक उसने किसी के दरवाजे पर
दस्तक देने की आवाज सुनी, वह आगे बढ़ी और दरवाजा खोला। उसने देखा कि वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो दक्ष का हाथ पकड़े हुए थी। चूंकि उसने लड़की को पहले भी देखा था इसलिए वह जानती थी कि यह लड़की कौन है। पल्लवी जानती थी कि यह आयशा है जो लन कबीले के ग्रैंड एल्ड की इकलौती बेटी है, लेकिन वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि उसके सामने क्या हो रहा था, वह यहाँ क्यों है और उसका हाथ क्यों पकड़ रही है। उसने सोचा क्या उसे पहले से ही कोई प्रेमी मिल गया है। पल्लवी ने मन ही मन सोचा और उनकी ओर देखा। आयशा ने देखा कि पल्लवी दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। अब जब वह वास्तव में यहाँ थी तो उसे नहीं पता था कि उसे क्या कहना चाहिए। जब वह यहाँ आ रही थी तो उसने सोचा कि वह क्या कहेगी और कैसे माफी मांगेगी, लेकिन अब जब वह यहाँ थी तो वह चुप थी, कहने के लिए शब्दों की तलाश कर रही थी। अचानक उसे ध्यान आया कि वह अभी भी दक्ष का हाथ उसकी माँ के सामने पकड़े हुए थी। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। आंटी जी, दरअसल वह हकला हुए बोली क्योंकि वह समझाने के लिए शब्द खोजने की कोशिश कर रही थी। तुम दोनों बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। इससे पहले कि आयशा कुछ कह पाती पल्लवी ने उसे रोक दिया और उसे अंदर बुलाया। आयशा और दक्ष के उसके कमरे में प्रवेश करने के बाद उसने दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई। आपको आंटी पल्लवी, प्रताप को परेशान करने की जरूरत नहीं है, आयशा ने कहा, लेकिन पल्लवी नहीं रुकी। कुछ मिनटों के बाद वह बाहर आए और आयशा के पास बैठने से पहले उसे चाय परोसी। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की का मेरे दक्षरा के साथ यहाँ आना दुर्लभ है। क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो? क्या तुम आखिरकार उसके आकर्षण से मंत्रमुग्ध हो गई हो? मेरा दक्षरा बहुत सुंदर है, इसलिए बहुत अच्छा मौका है, मैं तुम दोनों को अपना आशीर्वाद दूंगी, पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा। आयशा खुद को लाल होने से नहीं रोक पाई। पीछे से दक्ष उसे लाल होते हुए और इस बातचीत को देखकर आनंद ले रहा था। हालांकि वह जानता था कि उसकी मां शायद उसे चिढ़ा रही थी। मैं बस तुम्हें चिढ़ा रही हूँ, छोटी यंग, पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा। और आखिरकार नाटक खत्म किया तो बताओ तुम आज यहाँ क्यों हो? पल्लवी ने कोमल स्वर में पूछा। चाची जी, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, मुझे खेद है। दरअसल जो हुआ वह एक दुर्घटना थी। आज सुबह ट्रेजर हॉल के पास दक्ष फिसलकर मेरे ऊपर गिर गया। मुझे नहीं पता था कि वह दक्ष था और मुझे लगा कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है। प्रतिशोध में मैंने उसे चोट पहुंचाई, आयशा ने दोषी स्वर में समझाया। हालांकि यह पूरी तरह से गलतफहमी थी और उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी ये सच है कि मेरी वजह से उसे चोट पहुंची। मैं उसे वापस लाने और आपसे माफी मांगने आई हूँ आंटी, आयशा ने माफी मांगते हुए अपना सिर झुकाया। फिर उसने उसे पूरी कहानी विस्तार से बताई। पल्लवी पूरी कहानी सुनकर बहुत हैरान रह गई। जब उसने दक्ष और आयशा को हाथ में हाथ डाले खड़े देखा तो उसे उम्मीद नहीं थी कि इसके पीछे ऐसी कोई कहानी होगी। उसने दक्ष को अपने करीब खींचा, चेहरे पर चिंता भरी नजर से किसी चोट को देखने की कोशिश की, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं थी, बस कुछ हल्की चोटें थी। उसने राहत की सांस ली। आयशा ने उसकी चिंता भरी नजर देखी और भी ज्यादा दोषी महसूस किया। ये ठीक है छोटी थी यंग, मैं समझती हूँ कि यह एक गलतफहमी थी और दक्ष को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है, तो ये ठीक है छोटी यंग, मैं उससे वापस लाने और मुझे सब कुछ ईमानदारी से बताने के लिए आपकी सराहना करती हूँ। कुछ समय बाद पल्लवी ने आखिरकार कहा। आयशा को शांत करने और उसके अपराध बोध को कम करने की कोशिश करते हुए, कम से कम इस घटना की वजह से उसे इतनी सुंदर लड़की से मिलने का मौका मिला। उसने उसे फिर से चढ़ाया और अपने हाथ से आयशा के गालों को छूते हुए कोमल स्वर में कहा। आयशा ने आखिरकार यह सुनकर राहत महसूस की। उसने तुरंत पल्लवी को धन्यवाद दिया। धन्यवाद आंटी पल्लवी, प्रताप, आयशा ने चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान के साथ कहा। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है छोटी यंग। उसने उसे रोका क्योंकि उसके दिमाग में एक और विचार आया और उसने आगे कहा, फिर भी यदि आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो ऐसा करने का एक तरीका है, पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा। किस तरफ? आयशा ने उलझन भरी नजर से पूछा। दक्ष भी सोच रहा था कि उसकी मां किस बारे में बात कर रही थी। पल्लवी ने एक पल के लिए दक्ष को कोमलता से देखा, फिर उसने आयशा की ओर देखा। आप जानते हैं, मेरे बच्चे की हत्या के प्रयास के बाद वो बदल गया, तब से वह हमेशा अकेला रहता था। हालांकि वह अक्सर खेलने के लिए बाहर जाता है, लेकिन मुझे लंबे समय से पता है कि उसके परिवार में उसके ज्यादा दोस्त नहीं है। पल्लवी ने कहा, मुझे लगता है कि यह सच है। जब वह मुझसे मिला तो वह अकेला था और जब मैं उसे यहाँ लेकर आए तो रास्ते में किसी ने उसका अभिवादन नहीं किया। आयशा ने सोचते हुए और दक्ष की ओर देखते हुए कहा, ठीक है ये सच है, कम से कम वे पूरी तरह से बेखबर तो नहीं है। मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। वास्तव में उन्हें खुश होना चाहिए कि सभी ने पहले दक्ष को निशाना नहीं बनाया और केवल कुछ नहीं ऐसा किया। दक्ष ने अपने मन में सोचा, क्या तुम उसकी दोस्त बन सकती हो छोटी यंग? पल्लवी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है आंटी पल्लवी, प्रताप, अगर आप ऐसा नहीं भी कहती तो भी मैं यही करता, आयशा ने उसे जवाब दिया। कुछ देर और बात करने के बाद
लंग यंग आंगन छोड़कर वापस चली गई। अगर आयशा मेरी बहू बन जाए तो कितना बढ़िया होगा। वह सुंदर और दयालु है, लेकिन पहले से ही है, और अगर वह आयशा से शादी करता है तो ये बहुविवाह होगा। पल्लवी ने उसे जाते हुए देखा और खुद से ही आश्चर्य व्यक्त किया। वैसे तो इस दुनिया में बहुविवाह सामान्य बात थी और कई ताकतवर लोग ऐसा करते थे और उनकी कई पत्नियां थी, जैसे शुई साम्राज्य के सम्राट की, लेकिन दक्ष के लिए यह अलग था। उसे लगता था कि अब वह ताकतवर नहीं रहा। अगर उसकी पत्नियों के बीच कोई झगड़ा होता तो उसे नहीं पता होता कि उसे कैसे सुलझाया जाए, और वह कुछ भी नहीं कर पाता, जिससे तीनों का जीवन तनावपूर्ण हो जाता। इसलिए उसने सोचा कि दक्ष के लिए सिर्फ एक औरत के साथ रहना बेहतर है, जब तक कि कोई चमत्कार ना हो जाए और वह सामान्य ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो वह खुश रहेगी, भले ही दक्ष उसके लिए कई बहुएं ले आए। मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, ये सब दूर के भविष्य में है, अभी इसके बारे में चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आयशा मेरी दक्ष से शादी करने के लिए भी सहमत होगी। पल्लवी ने दक्ष को उसके कमरे की ओर ले जाने से पहले खुद से कहा। दक्ष ने उसे बड़बड़ा हुए सुना, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसके विचारों पर हंसे या रोए। हालांकि बाहर से उसने अपना सामान्य भाव बनाए रखा। दक्ष को उसके कमरे में लाने के बाद पल्लवी अपने आंगन की ओर वापस चली गई और दक्ष को उसके कमरे में अकेला छोड़ दिया। इसके बाद दक्ष अपने बिस्तर पर अकेले बैठ गया और अपने मन में गहराई से सोचने लगा। पल्लवी के दक्ष के कमरे से चले जाने के बाद वह वहां अकेले बैठा सोच रहा था, लेकिन इस बार वह आयशा या किसी अन्य महिला के बारे में नहीं सोच रहा था। इसके बजाय वह अपने और अपनी साधना के बारे में सोच रहा था। हालांकि मैं कबीले के कई अन्य बच्चों से ज्यादा ताकतवर हूं, फिर भी कुछ ऐसे हैं जो जब चाहे मुझे चींटी की तरह कुचल सकते हैं, दक्ष ने सोचा, और उसने अपनी उंगली से अपने होठों को छुआ। वह गहरे विचारों में खो गया। दक्ष को इस दुनिया में आए हुए केवल एक दिन ही हुआ था, लेकिन वह पहले से ही जानता था कि वह कितना कमजोर था और अपनी कमजोरी देख सकता था। मार्शल क्षेत्र में उसने कई लोगों को अभ्यास करते देखा था और उनमें से कई लोग आत्मा स्थापना क्षेत्र में थे और उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। उसे यकीन था कि जिस तरह से वह भी था, उनके खिलाफ लड़ाई जीतना मुश्किल होगा, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसने अभी तक कबीले के कुछ सबसे मजबूत प्रतिभाशाली बच्चों को नहीं देखा था, जैसे कि उसके सबसे बड़े चाचा का बेटा जो सिर्फ 12 साल का था और आत्मा स्थापना क्षेत्र के तीसरे चरण में था। दक्ष पहले से ही अपनी कमजोरी का अंदाजा लगा सकता था, यहाँ तक कि दीपेश भी मुझे अकेले ही हरा सकता है, उससे ताकतवर लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, और अगर मुझे आयशा जैसी किसी गंभीर महिला से लड़ना पड़े तो मैं ज्यादा देर तक टिक भी नहीं पाऊंगा। हालांकि वह मुझसे उम्र में बड़ी है, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही मायने रखती है। दक्ष ने सोचा, मुझे साधना शुरू करनी चाहिए और पहले आत्मा स्थापना क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए, फिर किसी आपातकालीन स्थिति के लिए मेरे पास कुछ बचाव होगा, दक्ष ने खुद से कहा। हालांकि उसने पहले कभी खुद से साधना नहीं की थी, लेकिन उसके पास दक्ष की सारी यादें और अनुभव थे, जैसे कि उसने खुद ही इसका अनुभव किया हो, इसलिए उसे लगा कि उसकी साधना में कोई कठिनाई नहीं होगी। उसे इस बात का पूरा भरोसा था। वह ध्यान की मुद्रा में बैठ गया और बाहरी हवा से ची को अपने शरीर में अवशोषित करना शुरू कर दिया। इस दुनिया में साधना के कई क्षेत्र थे। शरीर को परिष्कृत करने वाले क्षेत्र से शुरू होकर आत्मा की स्थापना, स्वर्ण कोर, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग और उच्चतर क्षेत्र। शरीर को परिष्कृत करने वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से शरीर की साधना पर ध्यान केंद्रित किया जाता था, जिससे शरीर मजबूत और लचीला बनता था। शरीर शोधन क्षेत्र का मुख्य ध्यान हवा से क्यूई को अवशोषित करने और इसका उपयोग करके शरीर को परिष्कृत करने पर था, ताकि इसे एक हथियार के रूप में मजबूत बनाया जा सके। जबकि आत्मा स्थापना क्षेत्र ने हवा से क्यूई को अवशोषित करने, इसे मेरिडियन के माध्यम से पारित करने और उनके शरीर के अंदर एक छोटी मार्शल आत्मा की खेती करने पर ध्यान केंद्रित किया। यह मार्शल आत्मा साधकों को हवा में क्यूई को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है, ताकि वे अपने विरोधियों पर हमला कर सके और अपनी क्यूई का उपयोग करके उनसे कुछ दूरी पर खड़े दुश्मन पर हमला कर सके। साथ ही एक मजबूत मार्शल आत्मा होने से मानसिक हमलों के खिलाफ कुछ हद तक सुरक्षा मिल सकती है। आत्मा स्थापना क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले दक्ष को हवा से क्यूई और अपनी आत्मा के एक हिस्से का उपयोग करके अपने शरीर में आत्मा बीज स्थापित करना था। उस बीज की खेती करने के बाद उन्हें अपने आत्मा बीज को विकसित करने और एक वास्तविक मार्शल आत्मा बन के लिए अपनी क्यूई के साथ इसका पोषण करना था। दक्ष ने रुकने का फैसला करने से पहले कुछ घंटों तक खेती की। यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मैं शायद अगले 2 महीनों में आत्मा स्थापना क्षेत्र में प्रवेश कर जाऊंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। खेती के बाद वह थक गया था, इसलिए वह सीधे सोने चला गया। उस रात उसे गहरी नींद आए। अगले दिन सुबह दक्ष जल्दी उठ गया और फिर से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। पिछली बार मैं आयशा के व्यवधान के कारण पूरे लंग हवेली को नहीं देख पाया था। मुझे आज ये दौरा जारी रखना चाहिए, दक्ष ने सोचा और उसने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। उसे एक बार फिर अपने बगीचे की मीठी खुशबू का स्वागत मिला। वह खुशी खुशी वहां से चला गया। जब वह अपनी मां के कमरे के पास से गुजरा तो उसने देखा कि आज वह बाहर नहीं थी। वह शायद अभी खेती कर रही होगी, उसने सोचा और तेजी से उसके पास से निकल गया। थोड़ी देर चलने के बाद वह उस जगह पर पहुंच गया जहां कल उसका दौरा अचानक रुक गया था, ट्रेजर हॉल। वह आगे बढ़ता रहा और कुछ दूर
चलने के बाद उसे एक अच्छी दिखने वाली इमारत दिखाई दी। हालांकि यह स्किल हॉल या मार्शल फॉल जैसी शानदार नहीं थी, फिर भी यह काफी आश्चर्यजनक थी। इलोन कबीले की लाइब्रेरी थी, इसमें कई किताबें थी, लेकिन दक्ष ने अपनी जान लेने की कोशिश से पहले ही उनमें से ज्यादातर किताबें पढ़ ली थी। उससे दक्ष की याद में याद आया कि वह अक्सर यहाँ आया करता था। दक्ष ने इस बार अंदर जाकर घूमने का फैसला किया। जैसे ही वह अंदर गया, दक्ष ने किताबों से भरी अलमारियों की एक लंबी पंक्ति देखी। उनकी संख्या कुछ 100 से भी अधिक होगी। दक्ष ने किताबों को देखते हुए सोचा, कबीले के पुस्तकालय के भारी वरिष्ठ व्यक्ति ने उसे देखा, लेकिन उसे नजरअंदाज करने का निर्णय लिया। 4 साल पहले जब भी वह किताबें पढ़ने के लिए वहां आता था तो ये बुजुर्ग दक्ष की बहुत चापलूसी करता था, लेकिन अब जब ये प्रतिभा गिर गई तो उसने दक्ष को अपने ध्यान के लायक नहीं समझा। बुजुर्ग ने किताब पढ़ते हुए नाक सिकड़ी। कुछ देर अंदर घूमने के बाद दक्ष वहां से बाहर आया, लेकिन बदले हुए बुजुर्ग ने दक्ष के जाते समय अपनी आंखें भी नहीं हिलाई। दक्ष इसी रास्ते पर चलता रहा और कुछ देर चलने के बाद उसे किसी ने रोक लिया। छोटे भाई दक्ष, तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? उस व्यक्ति ने पूछा। वह 199 साल का लड़का था। दक्ष ने इस आदमी को पहचान लिया। वह लंगसू था, जो लंग कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग का बेटा था। दक्ष इस बात से हैरान था कि इस आदमी ने उसे अचानक क्यों रोका और उससे बात करना शुरू कर दी। जहां तक उसे याद है, लंगसू ने उससे पहले कभी बात नहीं की थी। दक्ष की उससे किसी तरह की दोस्ती नहीं थी, लेकिन उनके बीच कोई गलत भावना भी नहीं थी और लंगसू उन कुछ लोगों में से एक था जिसने कभी उससे तंग नहीं किया। दक्ष को ये समझ में नहीं आया कि उसने अचानक उसे क्यों रोक दिया। मेरे साथ आओ। छोटे भाई दक्ष, तुम्हारा बड़ा भाई आज बहुत खुश है। मैं आखिरकार उस मार्शल कौशल को विकसित करने में सर रहा जिस पर मैं इतने लंबे समय से अटका हुआ था। जब मैंने तुम्हें पाया तो मैं अपनी खुशी किसी के साथ साझा करना चाहता था। चलो मेरे आंगन में चलते हैं। लंगसू ने अपने चेहरे पर एक उत्साहित भाव के साथ कहा। दक्ष ने सोचा कि यह आदमी काफी अजीब है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लंगसू अपने साथ दक्ष को अपने आंगन की ओर ले गया। उसने पहले ही अपने अनुयायियों का इस्तेमाल करके उनके आगे का रास्ता साफ कर दिया था, जिसकी की वजह से दक्ष को लंगसू के साथ चलते हुए कोई नहीं देख पाया। दक्ष के साथ चलते हुए लंगसू मन ही मन हंस रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी। दक्ष जब लंगस के साथ चल रहा था तो उसे आश्चर्य हो रहा था कि आज क्या हो रहा है। लंगसू, जिसने कभी उससे बात नहीं की थी, अब उससे बात क्यों करने लगा? उसने लंगसू के बारे में पहले भी सुना था। वह लंग कबीले का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग लंगहुआ का पोता था। दक्ष ने कभी नहीं सोचा होगा कि इतनी ताकतवर व्यक्ति उससे बात करेगा, क्योंकि उसने मार्शल कौशल साधना में सफलता हासिल की है। क्या ये वास्तव में वैसा ही था जैसा उसने कहा था? वह अपने मार्शल कौशल में सफलता प्राप्त करने के बाद बहुत खुश था, इसलिए अगर यह सच है तो मार्शल कौशल बहुत अद्भुत होगा, तभी वह इतना खुश होगा। दक्ष ने मन ही मन सोचा। यद्यपि उनका मानना था कि वास्तव में इसका कारण यही है, इसकी संभावना बहुत कम है, फिर भी इसकी थोड़ी संभावना तो थी ही। उसने नहीं सोचा था कि लंगसू उसके खिलाफ कोई साजिश रचे, क्योंकि शुरू से ही उसकी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। और दक्ष ने सोचा कि वह इतना भी मजबूत नहीं है कि उसके खिलाफ कोई साजिश रच सके। उनकी साधना में बहुत अंतर था। जबकि लंगसू आत्मा स्थापना क्षेत्र के 8वें चरण में था, दक्ष केवल शरीर शोधन क्षेत्र के 10वें चरण में था। इसलिए जबकि दक्ष को नहीं लगता था कि लंगसू उसके खिलाफ कोई योजना बनाएगी, लेकिन लंगसू से पहली बार मिलने के बाद से ही उसे खतरनाक एहसास होता रहा। रास्ते पर चलते हुए दक्ष भी उलझन में था कि उसने कभी किसी को उनके पास से गुजरते क्यों नहीं देखा। कोई कबीले का सदस्य नहीं, कोई नौकर नहीं। लंगसू के आंगन की ओर जाने वाले रास्ते पर कोई नहीं। वह जिस भी जगह से गुजर वह खाली थी, कोई भी व्यक्ति उनके पास चलता हुआ नहीं दिखा। उसकी बुरी भावना और भी तीव्र होने लगी, लेकिन दक्ष इस पर अपनी उंगली नहीं रख सका, क्योंकि यह केवल उसके संदेह थे और दिन के अंत में इस दुनिया में हमेशा अजीब सहयोग होते हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी पर भी, जहाँ वह मूल रूप से था, ऐसा अक्सर होता था। कभी कभी भीड़ भरी सड़कें पूरी तरह से खाली होती थी। इसलिए दक्ष ने फिर से अपने संदेहों को नजरअंदाज कर दिया। 15 मिनट से ज्यादा चलने के बाद दक्ष को एक खूबसूरत आंगन दिखाई दिया। हालांकि उसके बाहर दक्ष के आंगन जैसा बड़ा और खूबसूरत बगीचा नहीं था, फिर भी वह उसके आंगन जैसा ही आलीशान दिख रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह सर्वोच्च बुजुर्ग का पोता और एक शीर्ष आत्मा स्थापना क्षेत्र साधक है। बेशक उसका आंगन अच्छा होगा। दक्ष ने लंगसू को देखते हुए सोचा। लोंगू उसे अंदर ले आया और एक कुर्सी पर बैठा दिया। दक्ष भी उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। उनके बीच सिर्फ एक मेज रखी थी। जब वे दोनों बैठ गए तो लंगसू ने एक नौकर से उनके लिए चाय लाने को कहा। जैसे ही नौकर वापस गया, लंगसू मुस्कुराया और दक्ष के साथ बेतरतीब चीजों के बारे में दोस्ताना बातचीत शुरू कर दी। तुम्हें पता है छोटे भाई दक्ष, मैं लंबे समय से इस कौशल का अभ्यास कर रहा हूँ। इसे शेर की हाड़ कहा जाता है और यह एक ध्वनि तरंग हमले प्रकार का मार्शल कौशल है। आखिरकार मुझे इसमें थोड़ी सफलता मिली। लंगसू ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। दक्ष को दक्ष की यादों से इस कौशल के बारे में पता था। इस कौशल को एक मध्यम श्रेणी की स्पिरिट ग्रेड तकनीक कहा जाता था और यह वैसा ही था जैसा लंगसू ने बताया था। वर्षों के प्रयास के बिना सफलतापूर्वक साधना करना एक बहुत कठिन कौशल था और केवल कुछ ही लोगों ने इस कौशल को साधना चुना। लंगसू लगातार बातें कर रहा था कि वह कितना खुश है और दक्ष को उसके साथ ड्रिंक करके अपनी खुशी साझा करनी चाहिए और
जब वह इसमें और अधिक सफलता प्राप्त कर लेगा तो वह उसे फिर से अपने साथ जश्न मनाने के लिए आमंत्रित करेगा। अंत में नौकर चाय लेकर कमरे में दाखिल हुआ। वहां एक खूबसूरत ट्रे में 2 कप बड़े करीने से रखे हुए थे। एक ले लो छोटे भाई दक्ष, लंगसू ने उत्सुकता भरी नजर से कहा। दक्ष ने उसके हाव भाव में ये छोटे छोटे बदलाव देखे। दक्ष ने उन कपों पर नजर डाली लेकिन उन्हें उठाया नहीं, ये सोचकर कि कहीं उनमें कुछ हानिकारक तो नहीं मिला हुआ है। वह लंगसू के हाव भाव देखकर उस पर शक करने से खुद को नहीं रोक पाया। लंगसू ने उसकी झिझक देखी और हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, क्या छोटे भाई को लगता है कि मैंने किसी कारण से चाय में हर मिला दिया है? मैं सपने में भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारे बूढ़े पिता के हाथों इतनी कम उम्र में मरना नहीं चाहता। लंगसू ने दक्ष के दादा और लोग कबीले के कुलपति तेज प्रताप के बारे में बात करते हुए खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश की। इसके बाद भी दक्ष ने कप नहीं उठाया क्योंकि वह अपनी जान से खेलने और जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। चीजों को बदलते और इस अप्रत्याशित मोड़ पर ले जाते देखने के बाद भी लंगसू के चेहरे पर मुस्कान नहीं खोई। उसने एक और योजना बनाई जो उसने इस तरह की किसी घटना के लिए बनाई थी। हालांकि उसे पता था कि दक्ष अब बेवकूफ है, लेकिन हर बेवकूफ व्यक्ति कभी कभी गलती से कोई चतुर काम कर सकता है। इसलिए उसने हर स्थिति को ध्यान में रखते हुए लंबी और उचित योजना बनाई थी। उसने ट्रे में से एक कप उठाया और बिना रुके उसे पूरा पी गया। अब क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो छोटे भाई दक्ष? लंगसू ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने सोचा कि शायद वह बहुत ज्यादा चिंता कर रहा है, इसलिए उसने भी ट्रे पर रखा एक कप उठाया और चाय पीना शुरू कर दिया। कुछ घोट पीने के बाद उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अचानक उसका ध्यान भटकने लगा और उसे नींद आने लगी। भाई दक्ष, क्या तुम ठीक हो? तुम नींद में लग रहे हो, लंगसू ने चेहरे पर चिंता भरी नजर से कहा, लेकिन वह अंदर ही अंदर हंस रहा था। दक्ष को एहसास हुआ कि वह नशे में था और लंगू की घातक योजना में फंस गया था। उसे नहीं पता था कि लंगस उसके साथ ऐसा क्यों करेगा। दक्ष उठकर बाहर जाना चाहता था लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह इतना नींद में था कि वह कुछ भी नहीं कर सका और सो गया। हाँ 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 दक्ष, तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने थोड़ी सी दवाई डाली है जिससे तुम्हें एक दिन के लिए नींद आ जाएगी, न कि जहर, क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मैं तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए सुला रहा हूँ, लंगसू ने कहा और सो रहे दक्ष को देखा। हालांकि लंगसू ने ऐसा कहा लेकिन वास्तव में इसके पीछे एक कारण था कि उसने दक्ष को जहर क्यों नहीं दिया और केवल उसे सोने दिया। हालांकि लंगसू ने ये कहा था लेकिन वास्तव में एक कारण था कि उसने दक्ष को जहर नहीं दिया और केवल उसे सोने दिया। वह दक्ष को लन कबीले की हवेली में नहीं मार सकता था क्योंकि अगर किसी को दक्ष की लाश मिल जाती तो हालात और भी खराब हो सकते थे। इससे किसी तरह लोग उसके पास पहुंच सकते थे, इसलिए उसे यह काम बाहर करना पड़ा और इसी वजह से उसे सबसे पहले दक्ष को लोग कबीले की हवेली के बाहर लाना पड़ा। लंगसू को पता था कि दक्ष दुर्घटना के बाद से लोन कबीले की हवेली से बाहर कभी नहीं गया। दरअसल पिछले 4 सालों में वह एक बार भी बाहर नहीं गया था, इसलिए लंगसू जानता था कि अगर लोसू उसे बुलाए भी तो वह उसके साथ नहीं जाएगा। दूसरी ओर भले ही उसने उसे मार डाला हो और अपने संपर्कों के जरिए उसके शव को लन कबीले से बाहर निकालने की कोशिश की हो, लेकिन अगर किसी ने उसे दक्ष के शव को बाहर ले जाते हुए देखा और जांच करने पर पाया कि वह मर चुका है तो यह एक खतरनाक स्थिति होगी। अगर ऐसा हुआ तो लंगसू मरने वाला अगला व्यक्ति होगा क्योंकि दक्ष के दादा तेज प्रताप उसे जिंदा दफना देंगे और उसके दादा लनहुआ भी उसे नहीं बचा पाएंगे। अगर दक्ष को बाहर लाने के समय वह सो रहा होता तो ही उसे कम से कम खतरे के साथ सफलता मिलने की संभावना होती। वह अभी भी अपने संपर्कों का उपयोग करके लन कबीले की सुरक्षा में एक पिछला दरवाजा खुला छोड़ देता जिसके माध्यम से वह दक्ष को लन कबीले की हवेली से बाहर निकाल लेता। लेकिन इस बार चीजें अलग होंगी, जैसे कि अगर किसी ने उसे दक्ष को बाहर लाते हुए देखा भी तो लंगसू बस ये बहाना बना सकता था कि वह दक्ष को अपने शहर और उसके नए मनोरंजन स्थलों को दिखाने के लिए अपने साथ ला रहा था जो पिछले 4 वर्षों में ड्रैगन सिटी में खुले थे। जब अचानक दक्ष को किसी तरह नींद आ गई और वह सो गया, लंगसू ने कहा कि उसे लगा कि दक्ष को बस थोड़ी नींद आ रही है और जब वे बाहर अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे तो वह जाग जाएगा। हालांकि उन्हें उसकी कहानी पर संदेह हो सकता है लेकिन वे उस पर कोई आरोप नहीं लगा पाएंगे। लंगसू द्वारा दक्ष को दी गई दवा आधे घंटे के बाद भी कोई निशान नहीं छोड़ती, लेकिन इसका असर 12 घंटे से ज्यादा समय तक रहता। अगर कोई दक्ष की जांच करे तो उसे पता चलेगा कि दक्ष एक सामान्य व्यक्ति की तरह सांस ले रहा है और सो रहा है। उसके शरीर में कोई दवा या जहर नहीं है, इसलिए लंगसू सुरक्षित रहेगा। लंगसू को अपनी योजना काम करती हुई देखी तो हंस पड़ा। चाय पीने के बाद भी उस पर कोई असर क्यों नहीं हुआ, ये भी उसकी सावधानी पूर्वक योजना के कारण ही था। दोनों कप में सुरक्षित चाय नहीं थी, दोनों कप में नींद की दवा थी। लंगसू ने ऐसा इसलिए किया ताकि एक और आकस्मिकता हो, ताकि अगर उसे दक्ष को मनाने के लिए पहले कप को पीने की अपनी दूसरी योजना का उपयोग न करना पड़े और अगर दक्ष ने पहले कप उठा लिया तो उसे बचा सके। भले ही दक्ष ने लंगसू से पहले ही चाय का कप प्याला उठा लिया होता ताकि यह साबित हो सके कि उसमें जहर नहीं है, फिर भी दक्ष को नशीली चाय ही मिलती। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों ही प्याले नशीली थी। फर्क सिर्फ इतना था कि लंगसू ने पहले ही नींद की दवा के असर को कम करने वाली दवा ले ली थी, इसलिए उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा और वह अपनी बेहतरीन योजना की सफलता पर हंस रहा था।
मेरी योजना के अगले चरण का समय आ गया है। योजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण उसे हवेली से बाहर निकालना, लोसू ने एक विचारशील भाव के साथ कहा। डगू लांगसू ने ऊंची आवाज में कहा। एक नौकर जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ। यह वही नौकर था जिसने नशीली चाय परोसी थी। आज तुमने अच्छा किया, ये लो, लंगू ने कहा और उसने अपने नौकर को एक चांदी का सिक्का दिया। नौकर ने चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ जल्दी से चांदी का सिक्का स्वीकार कर लिया। हालांकि लांगसू के लिए चांदी का सिक्का कुछ भी नहीं था, फिर भी यह उसके नौकर के लिए बहुत मूल्यवान था। उसके नौकर ने 1 महीने तक काम करने के बाद 20 कांस्य सिक्के कमाए और एक चांदी का सिक्का 100 कांस्य सिक्कों के बराबर था। इसलिए अपने मालिक के आदेशों का पालन करने के सरल कार्य के लिए उसने वह कमाया जो वह सामान्य रूप से 5 महीने काम करने के बाद कमाता। वह बहुत खुश था। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, नौकर ने खुशी से कहा और उसके चेहरे पर कृतज्ञता का भाव था। आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है, बस मेरे वफादार डॉग की तरह मेरा अनुसरण करते रहे और आपका जीवन बेहतर होता जाएगा, लांगसू ने श्रेष्ठ स्वर में कहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर किसी को कभी पता चला कि आज यहाँ क्या हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को व्यक्तिगत रूप से मार डालूंगा। मैंने सुना है कि तुम्हारे छोटे बच्चे, तुम नहीं चाहोगे कि उन्हें कुछ हो, है ना? लांगसू ने मुस्कुराते हुए अपने नौकर से चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ यह कहा। उसका नौकर इतना डरा हुआ था कि वह वादा करता रहा कि वह सारे राज अपने पास ही रखेगा और कभी भी लांगसू के किसी राज का खुलासा नहीं करेगा। लांगसू ने उसे संतुष्ट मुस्कान दी और उसे वापस जाने को कहा। उसके नौकर के वापस जाने के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। लांगसू को ऐसा लगा जैसे वह जानता हो कि वह कौन है। उसने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक लंबी महिला खड़ी थी। उसने एक सामान्य काली पोशाक पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था। हालांकि उसका चेहरा कुछ खास नहीं दिख रहा था और वह काफी औसत दर्जे की थी, लेकिन जो चीज उसे आकर्षक बना रही थी वह थी उसकी मध्यम से बड़ी सीना जो गर्व से बाहर निकली हुई थी। अंदर आओ यू, लांगसू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। उसका ध्यान उसकी गर्वित सीना पर टिका हुआ था। वह अंदर गई और उसके बेडरूम की ओर चली गई। वह उसके बिस्तर पर बैठ गई। लांगसू उसके पीछे पीछे चला और उसके टाइट फिटेड आउटफिट में उसकी परफेक्ट दिखने वाली को लालची भाव से देखता रहा। क्या मैंने जो कुछ भी मांगा था वह सब तैयार है? लांगसू ने अपने बेडरूम में प्रवेश करते ही पूछा। हाँ युवा मास्टर सू, आपके निर्देशानुसार सब कुछ तरह है, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। 3 घंटे बाद लॉन हवेली के दक्षिणी द्वार के पहरेदार अपनी शिफ्ट बदलने के लिए अपना स्थान छोड़ देंगे और मैंने उन लोगों को आदेश दिया है जो उनकी जगह लेंगे वे आज 20 मिनट देरी से आए, इसलिए इन 20 मिनटों के लिए लॉन हवेली के दक्षिणी द्वार की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। आप इस दौरान वहां से आसानी से गुजर सकते हैं। आकर्षक महिला ने लांगसू को कोमलता से देखते हुए कहा। उसका नाम तयू था। वह लॉन कबीले के दक्षिणी गेट की सुरक्षा की पर्यवेक्षक थी और गार्ड की शिफ्ट और टाइमिंग संभालती थी। हालांकि वह पहले से ही 25 साल से ज्यादा की थी, फिर भी वह आत्मा स्थापना क्षेत्र के 7वें चरण में थी। उसे साधना में बहुत प्रतिभाशाली माना जाता था। उन्हें ये पर्यवेक्षक पद इसलिए दिया गया क्योंकि उनमें उत्कृष्ट प्रबंधन कौशल था और लोग कबीले के लोग उनके अब तक के प्रदर्शन से खुश थे। लांगसू अपने बिस्तर की ओर जाते हुए हंसा और तयू के पास बैठ गया। उसका कंधा उसके कंधे से छू गया। इसका मतलब है कि मेरे पास बर्बाद करने के लिए 3 घंटे हैं। हम मुझे इन 3 घंटों में क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? यू, लांगसू ने कहा और उसने उसकी गहरी आंखों में देखते हुए अपने हाथों को उसकी पतली पीठ पर फिराना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि मेरे पास बर्बाद करने के लिए 3 घंटे हैं। हम मुझे इन 3 घंटों में क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? यू, लांगसू ने कहा और उसने उसकी गहरी आंखों में देखते हुए अपने हाथों को उसकी पतली पीठ पर फिराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले आया। यूं ने उसे रोका नहीं और बस अपनी आंखें बंद कर ली। आखिरकार लांगसू का चेहरा उसके चेहरे के इतने करीब आ गया कि वह उसकी तेज सांसों को सुन सकता था। बस थोड़ा और करीब आते ही उसके इप्स उसके आईपी को छू जाते। उसने आखिरकार उस दूरी को कम किया और उसके मीठे आईपी को जैसे ही लांगसू ने उसने अपने हाथ उसकी भरपूर सीना पर रख दिए और उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने उसकी सीना को छुआ वह थोड़ा कराह उठी। उसने अपने आईपीएस थोड़े से खोले। लांगसू ने इस छोटे से छेद का फायदा उठाया और अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर डाल दी। उसकी जीभ को ढूंढने की कोशिश की। जब उसकी जीभ से मिली तो उसने धीरे धीरे उसके साथ खेलना शुरू कर दिया और अपने हाथों को उसकी ड्रेस के अंदर उसकी मुलायम सीना पर घुमाया। वह धीरे धीरे कराहती रही और अब उसके हाथों और उसकी सीना के बीच कोई कपड़ा नहीं था क्योंकि उसने उसके स्तनों को धीरे धीरे रगड़ना शुरू कर दिया। वह उसकी मुलायम सीना की सनसनी का पूरा आनंद ले सकता था। वे दोनों बिस्तर पर गिर पड़े, एक दूसरे में खो गए। जब लांगसू के कमरे में ये सब हो रहा था, दक्ष अभी भी बाहर कुर्सी पर गहरी नींद में सो रहा था। इसी तरह 2 घंटे बीत गए। आखिरकार लांगसू के बेडरूम का दरवाजा खुला। वह मुस्कुराते हुए और जोश से भरा हुआ बाहर आया और उसके पीछे गहरे लाल चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान लिए तो यूं खड़ी थी। उसके बाल और कपड़े अस्त व्यस्त थे। लांगसू से विदा लेने के बाद उसने आंगन से निकलने से पहले उसके होठों को वह तो यूं, हालांकि वह आयशा जितनी सुंदर नहीं है लेकिन वह बिस्तर में बहुत बढ़िया है और जब भी जरूरत होती है काम आती है। अफसोस की बात है कि वह मेरी पसंद की नहीं
है और सिर्फ आयशा ही मेरी हकदार है, लेकिन वह मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए कभी कभार संबंध बनाने के लिए एक अच्छा विकल्प है, लंगसू ने खुद से कहा और हंसते हुए अपने बेडरूम में हुई चीजों के बारे में सोचा। होश में आने के बाद वह दक्ष की ओर चल पड़ा। अभी तो सिर्फ 2 घंटे ही हुए हैं, अभी भी लगभग 1 घंटा और बचा है। मुझे कुछ देर खेती करनी चाहिए और सही समय आने पर आगे बढ़ना चाहिए, लंगसू ने बैठते हुए सोचा। बैठने के बाद लंगसू ने अपनी साधना शुरू की और अपनी मार्शल आत्मा को पोषित करने के लिए हवा से क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया। प्रत्येक साधक जिसकी साधना शरीर शोधन क्षेत्र से अधिक थी, उसके पास एक मार्शल आत्मा थी जिसे उन्होंने आत्मा स्थापना क्षेत्र में क्यूई का उपयोग करके पोषित किया था। सभी मार्शल आत्माओं में एक समान गुण था, वे उस साधक की तरह ही दिखते थे जिससे वे संबंधित थे। आत्मा स्थापना क्षेत्र के पहले चरण में साधक के पास केवल एक आत्मा बीज होता है जो आत्मा स्थापना क्षेत्र के पहले चरण में पहुंचने के लिए आवश्यक है, जबकि आत्मा स्थापना क्षेत्र के दूसरे चरण तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने आत्मा बीज को तब तक पोषित करना पड़ता है जब तक कि वह बीज एक मार्शल आत्मा ना बन जाए जो उनके छोटे संस्करण जैसा दिखता है। आत्मा स्थापना क्षेत्र के दूसरे चरण में इस मार्शल आत्मा की अपने साधकों से केवल थोड़ी समानता होगी। जैसे जैसे उनकी साधना बढ़ती जाएगी, यह समानताएं भी 10वें चरण तक बढ़ती जाएंगी, जहां यह मार्शल आत्मा बिल्कुल साधक की तरह दिखाई देगी और उनमें कोई अंतर नहीं होगा। लॉन्गसो की मार्शल आत्मा बिल्कुल ऐसी ही थी, हालांकि यह काफी हद तक उसके जैसी ही दिखती थी, फिर भी कुछ छोटे मोटे अंतर थे जो देखे जा सकते थे, जो ये दर्शाते थे कि वह एक शीर्ष आत्मा स्थापना क्षेत्र साधक नहीं था, जो सच था क्योंकि वह अभी भी आत्मा स्थापना क्षेत्र के केवल 8वें चरण पर था। लंगसू ने आधे घंटे से अधिक समय तक साधना की, अपनी आत्मा को पोषित करने के लिए क्यूई को अवशोषित किया और उसके और उसकी मार्शल आत्मा के बीच समानताएं बढ़ने लगी, यद्यपि बहुत धीमी गति से। मुझे लग रहा है कि मुझे अभी भी सफलता के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना है, मुझे और अधिक मेहनत करनी होगी और जल्दी ही स्वर्णिम कोर तक पहुंचना होगा। फिर मैं अपने दादाजी से, यन के दादाजी से, उसकी मुझसे शादी के बारे में बात करने के लिए कहूंगा। लॉन्गसू ने सोचा अब जाने का समय हो गया है। लोसू ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। वह उठ खड़ा हुआ और दक्ष की ओर चल पड़ा। उसने दक्ष की एक बाह अपने कंधों पर रखी और एक बाह दक्ष की पीठ पर रखी और फिर उसे अपने कंधे का इस्तेमाल करके घसीटा, जैसे वह किसी नशे में धुत आदमी को चलने में मदद कर रहा हो जो इतना नशे में था कि ठीक से चल नहीं पा रहा था। उसने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी और वह एक ऐसे रास्ते का इस्तेमाल कर रहा था जहाँ से आमतौर पर लन कबीले का कोई भी बुजुर्ग या मुख्य सदस्य नहीं गुजरता था। जहाँ तक नौकरों की बात है, उसके अनुयायियों ने पहले ही सुनिश्चित कर लिया था कि इस समय कोई भी इस रास्ते पर ना हो। इस रास्ते पर लगभग 15 मिनट चलने के बाद लंगसू अंततः लन कबीले के दक्षिणी द्वार के निकट पहुंच गया, जैसा कि उससे उम्मीद थी। उसने निश्चित रूप से अच्छा काम किया, लंगसू ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसने देखा कि जैसा कि तुयू ने कहा था वहां कोई गार्ड नहीं था। ये क्षेत्र पूरी तरह से खाली था जैसा कि योजना बनाई गई थी। वह अपने आसपास के माहौल का ध्यान रखते हुए आराम से बाहर निकल गया। लॉन कबीले से बाहर निकलने के बाद उसने राहत की सांस ली और अपनी निजी गाड़ी में बैठ गया जो उसके लिए बाहर ही इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत गाड़ी के ड्राइवर को लॉन कबीले के दक्षिण की ओर एक निश्चित दिशा में गाड़ी ले जाने का आदेश दिया। लॉन कबीला ड्रैगन सिटी के दक्षिणी क्षेत्र में रहता था, जबकि किन कबीला पूर्वी क्षेत्र में रहता था और गो कबीला पश्चिमी क्षेत्र में रहता था। तीनों प्रमुख कबीलों के पास बहुत बड़ी जमीन थी और पूरे शहर में कई व्यवसाय थे। रॉयल पैलेस ड्रैगन शहर के मध्य भाग में स्थित था, जहां रॉयल कबीला रहता था। ड्रैगन शहर के दक्षिणी छोर पर एक बड़ी चट्टान थी, इसे स्वर्गीय चट्टान कहा जाता था। इसकी खाई इतनी गहरी थी कि कोई भी इसका अंत भी नहीं देख सकता था। कोई नहीं जानता था कि ड्रैगन शहर के दक्षिण में इतनी डरावनी चट्टान क्यों थी, लेकिन वे केवल इतना जानते थे कि यह शुई साम्राज्य की स्थापना से पहले भी मौजूद थी। हालांकि कोई नहीं देख सकता था कि यह कितना गहरा था, लेकिन नीचे के अंधेरे को देखकर सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह बहुत गहरा था। ऐसा माना जाता था कि यह कुछ किलोमीटर से ज्यादा गहरा था। कोई नहीं जानता था कि इसके अंत में क्या था। हालांकि लोग इसके बारे में उत्सुक थे, लेकिन कोई भी इसे खोजने के लिए इसमें प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि वे योग्य नहीं थे। केवल आकाशीय क्षेत्र या उससे ऊपर के साधना स्तर वाले साधक ही इस दुनिया में उड़ सकते थे। हालांकि इस दुनिया में कई साधक थे जिनका साधना स्तर आकाश क्षेत्र या उससे भी अधिक शक्तिशाली था, लेकिन शुई में इस स्तर पर कोई नहीं था। यहाँ तक कि शई का राजा भी आकाश क्षेत्र में नहीं था और केवल पृथ्वी क्षेत्र में था। अन्य साधकों की तो बात ही छोड़िए, यही कारण था कि शई से कोई भी व्यक्ति वहां कभी नहीं आया। इस बीच और भी अधिक शक्तिशाली राज्यों के मजबूत साधकों को शई जैसे कमजोर राज्यों और उसके छोटे संसाधनों और रहस्यों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए कोई भी कभी भी स्वर्गीय चट्टान के अंदर गहराई तक नहीं गया। लॉन्गसू की गाड़ी जिस दिशा में जा रही थी वह बिल्कुल स्वर्गीय चट्टान की ओर थी। लॉन्गसू की गाड़ी 1 घंटे से अधिक समय तक चलती रही, जबकि वह अंदर आराम से बैठकर दक्ष को देख रहा था। फिर उसकी गाड़ी अंततः रोकी। लॉन्गसू अपनी गाड़ी से बाहर आया और चारों ओर देखा। वह देख सकता था कि वह स्वर्गीय चट्टान पर पहुंच गया था और आखिरकार मुस्कुराया। उसने दक्ष को अपनी गाड़ी से बाहर निकाला और उसे चट्टान के करीब ले आया। जब वह दक्ष को घसीट रहा था तो लॉन्गसू ने
देखा कि दक्ष की पलकें थोड़ी हिल रही थी। ऐसा लगता है कि इस दवा का प्रभाव उतना अच्छा नहीं था जितना उसने बताया था। अभी 5 घंटे भी नहीं हुए हैं और वह पहले ही जागने वाला है। लोंगसू ने खुद से कहा, हाँ जो भी हो ये ठीक है, भले ही वह जाग जाए, हम पहले से ही लन कबीले से बाहर है, कम से कम अब वह अपनी आंखों से देख सकता है कि वह कैसे मर गए। लोंगसू ने हंसते हुए दक्ष को चट्टान के किनारे के करीब लाया। दक्ष ने धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसकी आंखें खुली, पहली चीज जो उसने देखी वह लोंगसू का चेहरा था, लेकिन इससे पहले की